लेक्चर, हाँ जी, पास पेपर का क्वेश्चन 1। जी जी, क्या चीज? हाँ जी, नहीं ज्यादा टाइम लग सकता है। एडजस्टमेंट नंबर 2, एडजस्टमेंट नंबर 2 पढ़ें। कंस्ट्रक्शन ऑन भाई ये कौन सा फ्लोर है? सेकंड फ्लोर। पागल बच्चों, ये थर्ड नहीं है, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड, ये थर्ड है, ये थर्ड है भाई। ये जमीन बनी हुई है। ग्राउंड फर्स्ट सेकंड, ये है थर्ड फ्लोर। थर्ड फ्लोर इज अंडर कंस्ट्रक्शन। थर्ड फ्लोर इज अंडर कंस्ट्रक्शन ऑन थर्ड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग कमेंस्ड ऑन यकम मार्च 15। ये है 30 कौन सा? नहीं, ईयर एंड 30 है, ईयर एंड सितंबर नहीं है भाईजान, वो पिछले सवाल का था। कंस्ट्रक्शन ऑन थर्ड फ्लोर ऑफ, क्या हो गया, क्या हो गया आज? ठीक है, जुम्मा है, क्या हो गया? कंस्ट्रक्शन ऑन थर्ड फ्लोर ऑफ बिल्डिंग कमेंस्ड ऑन यकम मार्च 15। यकम मार्च 15 को थर्ड फ्लोर पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई एंड इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड ऑन अगला साल। और मुकम्मल कब होनी है? अगले साल मुकम्मल होनी है। क्लियर? तो मुझे बता दें, जब आप 30/15 की रात को खड़े होंगे और यकम, बिल्कुल एक सिंपल सी मिसाल ध्यान में लाइएगा, यकम मार्च को कंस्ट्रक्शन का काम शुरू है, कॉन्ट्रैक्टर ने कहा जी आप परेशान ना हो, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 7 महीने में अगर मैंने तीसरा फ्लोर खड़े ना कर दिया तो मुझे ग्राउंड फ्लोर पे खड़े होकर लित्र मारिएगा। तो कॉन्ट्रैक्टर ने कहा जी 7 महीने के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको थर्ड फ्लोर जो है वो यहां पे खड़ा करके दिखा दूंगा। ओके, कंस्ट्रक्शन ऑन थर्ड फ्लोर स्टार्टेड ऑन यकम मार्च 15 एंड इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड ऑन अगला साल। और मुकम्मल होनी है अगले साल। कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर इज 20 मिलियन एंड वाज कैपिटलाइज्ड, शुक्र है, वाज कैपिटलाइज्ड ऑन 30/15 और कैपिटलाइज भी हो गई है 30/15 को। इस साल कितना खर्चा हुआ है? हमारी बला से अगले साल कितना खर्चा होना है? इस साल कितना खर्चा हुआ है? 20। अब इस 20 के खर्चे के बारे में मेरे आपसे 3 सवाल हैं और 3 सवालों के बड़े सादा सादा से जवाब आपने देने हैं। ये जो 20 का खर्चा है ये बिल्डिंग अकाउंट में नजर आना चाहिए या बिल्डिंग CWIP में? पहला सवाल आपका जवाब सही हो गया। दूसरा, एक सवाल पता नहीं बच्चे अजीब से पूछते हैं 1-2 क्लास में, उस वजह से पूछ रहा हूं, ये बिल्डिंग CWIP करंट एसेट में नजर आना चाहिए, नॉन करंट एसेट में? कोई दीवाने बच्चे कहते हैं 2-3 महीने में बिल्डिंग मुकम्मल होने वाली है, करंट में डाल दें। ओ भाई खुदा के लिए, ये कहां से कॉन्सेप्ट निकाल लिया तुमने कि 2-3 महीने में कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो जानी है अगले साल, तो बिल्डिंग को करंट में डाल दो? तो यार तेरी मेहरबानी, बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, वर्क इन प्रोग्रेस बिल्डिंग है, ये PPE है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इट विल ऑलवेज अपीयर इन नॉन करंट एसेट। बिल्डिंग एंड बजरी सीमेंट, इसको फिर, अच्छा ये दूसरा सवाल हो गया मेरा। पहला सवाल क्या, ये बिल्डिंग है या बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस है? दूसरा सवाल, बैलेंस शीट के फेस पे किस मुंह से जाएगा, बिल्डिंग है या बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस? दूसरा सवाल, ये करंट एसेट है नॉन करंट एसेट? ये 20 का खर्चा नॉन करंट एसेट है। और एक बात याद रखिएगा, इनटेंजिबल भी जो डेवलप हो रहा होता था ना, अभी मुकम्मल नहीं हुआ होता था, उसको भी हम नॉन करंट एसेट में शो करते हैं, बिल्कुल ये उसी तरह है। और तीसरी बात, इस 20 को डेप्रिशिएट करना है
IAS 16 कहते हैं एसेट्स आर डेप्रिशिएटेड व्हेन अवेलेबल फॉर यूज। तो एक बार याद रखिएगा, आप भी कभी मिसाल के तौर पे अपना घर बना रहे हो, वैसे तो अपना घर डेप्रिशिएट करते नहीं लोग क्योंकि घर की अकाउंटिंग नहीं कर रहे होते, आप भी अपना घर बना रहे हो तो घर को डेप्रिशिएट तब से नहीं करना शुरू कर देंगे जब से मजदूर आके काम शुरू कर दें। जिस दिन आप घर में स्टेप इन करें यानी आप अवेलेबल फॉर यूज हो गया घर, उस दिन के बाद आप उसकी लाइफ निकालेंगे और फिर डेप्रिशिएट करना शुरू करेंगे। तो अभी तो मेरे ख्याल से इन्होंने लाइफ भी नहीं चीज की सोची होगी, लाइफ ही चीज की तब सोचते हैं जब मुकम्मल हो जाए। तो अगले साल इंशाल्लाह ये मुकम्मल होगी, मुकम्मल होकर फिर हम देखेंगे ये फ्लोर इंशाल्लाह 50 साल हमारे साथ रहेगा, तो अगले साल से डेप्रिशिएट करना इसको शुरू कर देंगे। तो तीसरा सवाल मेरा, डेप्रिशिएट करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे डेप्रिशिएट। चौथा सवाल, ट्रायल में ये फिगर कहां पड़ी हुई है 20 रुपए की? सवाल कह रहे हैं मैंने कैपिटलाइज कर दिया, और एक्सीलेंट, आपने बिल्कुल सही एंट्री की है। सवाल कह रहे हैं मैंने कैपिटलाइज कर दी है, सवाल में कहां पड़ी हुई है? अब नजर तो आ नहीं रही वर्क इन प्रोग्रेस, तो जब ट्रायल में नजर नहीं आ रहा वर्क इन प्रोग्रेस तो कोई गेस करें या कंफर्म है कि बिल्डिंग अकाउंट में पड़ा होगा? बिल्डिंग अकाउंट में पड़ा होगा। क्या ये बिल्डिंग अकाउंट में पड़ा होना चाहिए या CWIP में? तो इसका मतलब है यहां से फिगर को निकालेंगे और यहां से फिगर को निकाल के कहां डाल देंगे? बोलें CWIP में। यहां से फिगर निकालेंगे और फिगर को निकाल के CWIP में डाल देंगे। किधर है बिल्डिंग? फैसल टाउन में हद होगी। यहां से माइनस कितना करेंगे? 20, और इस 20 को कहां ले जाएंगे? बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस में। चलें बैलेंस शीट का फेस बनाएं। BSZ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 30/15। भाई आ गए हैं जिन हजरात ने आना था? अच्छा, अब हम फॉर्मली क्लास शुरू करते हैं। ये एडजस्टमेंट मेरी नज़र में कोई इतनी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट नहीं थी, इसको हमने इधर से निकाल दिया और उधर क्लासीफाई कर दिया। अभी करेंगे इंशाल्लाह जब सॉल्व करना शुरू करेंगे। एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो कल हमने जाते जाते की थी वो थी नोट 1.3। जरा खोलें कल वाला नोट 1.3। मैं इधर खोल देता हूं आपके सामने यार। कल हमने दूसरा सफा शुरू किया था, वहां लिखा था BSZ नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2015 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। कोशिश किया करें जरा अपनी अटेंशन ज्यादा रखें क्योंकि फाइनल अकाउंट में होमवर्क कम है। आजकल बाकी टीचर्स ने भी लोड डाला होता है तो इसलिए होमवर्क कम रखा हुआ है ताकि आप यहीं से चीजों को रिटेन रखें और याद रखें। अच्छा, ये सारा हमारा हो गया था। इसको 150 की बजाय मैंने कितना लिखा है? वो जो 20 का आपके दिल में खलिश सी आ रही है वो बैलेंस शीट के फेस पे मुझे याद करा दीजिएगा, वो मैं लिख लूंगा। अच्छा, इसमें ना 3 चीजें नीचे और डालनी थी। एक चीज मैंने जो है ना नीचे डाल दी थी, वो क्या डाली थी? मैंने डेप्रिसिएशन का रेट डाल दिया था, लेकिन यहाँ पे ना आपने कुछ चीजें और डालनी है। अगर जगह बन रही है तो जाके इस नोट के नीचे डालें। मेजरमेंट बेस, क्या जी? रीवैल्यूएशन मॉडल लैंड का था। इन तीनों के क्या थे? कॉस्ट मॉडल। और तीसरा डेप्रिसिएशन मेथड, स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन। हमने रिड्यूसिंग बैलेंस नहीं था। हमने कल क्या किया था हजरात? हमने सिर्फ यूजफुल लाइफ डाली थी स्लैश डेप्रिसिएशन रेट डाला था। तो आज बाकी 2 चीजें भी आप वहां जाके डाल दें। मैं 1-2 मिनट दे रहा हूं आपको, छोटी छोटी करके वहां डाल दें। यार याद है सबकी बीवीज जमा की थी, ये ग्रैंड बीवी आई थी। फोर्थ रो में थोड़ी जगह बना दें। ये हम बैलेंस शीट के फेस पे शो कर देंगे। यहां से माइनस, वो तो ऐसे आप बच्चों के समझाने के लिए मैंने डाला। अच्छा भाईजान, ये कल 1.1 डाला था पेपर में, इसको 1.1 के नाम से डालिएगा। ये कल किस नाम से डाला था? और ये 1.3। इसमें हमने क्या बताया था? मशीन, कॉस्ट, अकोमोडेशन, कैरिंग वैल्यू, सेल प्रोसीड, गेन, मोड ऑफ डिस्पोजल और पर्टिकुलर ऑफ बायर। मोड ऑफ डिस्पोजल अवेलेबल नहीं था, कैसे बेचा है? अब आई होप सारे आ गए हैं। एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात आपसे करनी थी, वो ये थी कि ये नोट जिसको मैंने 1.3 का नाम दिया था कल, ये, और आप लोगों ने नोट्स में वर्किंग्स मिक्स नहीं करनी। मैंने ये सोल्यूशन में वर्किंग्स मिक्स कर दी है, समझ लें गलती से। वर्किंग्स मैंने कहा था अलग सफों पे डालें, ये वर्किंग डेप्रिसिएशन की थी। अब ये नोट मैंने आपको दिखाना है पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितनी डिटेल में बना होता है। नोट 1.3 तो जिसमें हमने कल बताया था कि कौन कौन से एसेट्स हमने बेचे हैं।
डिटेल्स ऑफ पीपीई। तो ये मैंने आपके सामने अब नेस्ले की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खोली हैं और इसमें मैं देखने लगा हूँ कि इन्होंने जो पीपीई बेचे हैं वो, आई होप आपने इनको डाउनलोड कर लिया होगा और इनको डाउनलोड करके वक्तन फवक्तन आप जहाँ जहाँ से मैं रेफर करवा रहा हूँ वहाँ से आप रेफर करते रहेंगे। तो अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि नोट कितनी डिटेल से बनता है। डिटेल ये नेस्ले की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पेज नंबर 95 है। अभी मैं पेज इंशाल्लाह आपको लिखवा भी दूंगा। डिटेल ऑफ पीपी सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर आर एज फॉलोज: प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल्स, कॉस्ट, बुक वैल्यू। इन्होंने कंडक्शन नहीं डाली, ठीक है कोई नहीं, हमने कल डाल दी। सेल प्रोसीड्स, गेन लॉस, जाहिर बात है सेल प्रोसीड और बुक वैल्यू का डिफरेंस होगा ना। ये 992 वाली चीज 104 की बेची तो लॉस आया 888। अब यूजर कहेंगे ये क्या लूट में चाहिए हुई है, ये इतनी सस्ती क्यों बेची? तो आप मोड ऑफ डिस्पोजल बताएं, नेगोशिएशन की है। मोड ऑफ डिस्पोजल नेगोशिएशन, को बंदा सामने आ गया था, नेगोशिएशन उससे की है। पर्टिकुलर परचेजर मोहम्मद इकबाल साहब थे कोई, उनका नाम आपको बताना पड़ेगा। कल एनजे एंटरप्राइज था। रिलेशनशिप विद द कंपनी, ये कॉलम मैंने कल नहीं डाला था तो ये कॉलम भी आज मैं आपको डलवा देता हूं। रिलेशनशिप विद कंपनी, तो थर्ड पार्टी यानी हमारा इससे कोई रिलेशन नहीं है। ये सारी जी डिटेल्स है हमारे प्लांट्स की। इसमें कोई अजीब सी चीज नजर आ रही है तो देख लेते हैं। नेगोशिएट, यार ये क्या है, होगा कोई इकबाल। अच्छा आगे चलेंगे, गाड़ियां देखते हैं। गाड़ियां किसको बेची है इन्होंने? गाड़ियां कंपनी पॉलिसी है। कंपनी पॉलिसी ऊपर क्या हेडिंग है? मोड ऑफ डिस्पोजल। मोड ऑफ डिस्पोजल हो सकता है OLX, मोड ऑफ डिस्पोजल हो सकता है आप जो है वो नीलामी के जरिए बेच दें, लेकिन इनका अजीब ही है मोड ऑफ डिस्पोजल। नेगोशिएशन ये भी हो सकता है, और कंपनी पॉलिसी। असल में ना व्हीकल्स में कंपनी की पॉलिसी होती है, व्हीकल जब पुरानी हो जाती है तो एम्प्लॉय को हम बेच देते हैं, तो ये कंपनी की पॉलिसी है। तो ये नेगोशिएशन नहीं कि ये मोड ऑफ डिस्पोजल है, कंपनी पॉलिसी। ये मेरे ख्याल से एम्प्लॉइज के नाम होंगे इनके, हाँ लिखा हुआ है सारे, ये सारे इनके एम्प्लॉइज हैं। और शापन समियोल, हुमायूं बिन अकरम, अजहर अली भट्ट और अफराज अकबल, ये इकबाल, ये सारे हजरात हैं जिनको ये व्हीकल्स आपने, ये व्हीकल्स की बीवी थी, 11 लाख की गाड़ी थी और 14 लाख की इसको बेची है, क्योंकि मार्केट में 14 लाख की होगी, और इसको बेच के गेन आया 3,76,000 का। कंपनी पॉलिसी थी, इसलिए हमने शैब खान सैमुअल साहब को ये गाड़ी हमने बेच दी। तो ये एक पूरे सफे 1.5 सफे का शेड्यूल बनता है जिसमें सारी चीजें हम डिटेल से देते हैं। डिटेल्स ऑफ पीपीई, बोले बोले बोले, डिस्पोज्ड ऑफ। एक चीज आप इसमें ऑब्जर्व करें जरा, बीवी वाले कॉलम में जरा बीवी पे फोकस करें। ये मैंने आपको एक चीज पढ़ानी है, किताब में एक जगह लिखी हुई है, सिर्फ उन एसेट्स की डिटेल आ रही है जिनकी बीवी 5 लाख से ज्यादा है। ये एक चीज ऑब्जर्व करें, ये मैंने इंशाल्लाह आज आपको किताब में कहीं पढ़ानी है। एक चीज ऑब्जर्व करें यार, देखो इस तरह तो कितनी लंबी लिस्ट बन जाएगी, कोई ना कोई मटेरियलिटी लेवल तो होना चाहिए ना। तो हमारा पाकिस्तान का कंपनी लॉ कहता है ये डिस्क्लोजर आप बनाएं, लेकिन सिर्फ किन गाड़ियों का? जिनकी डिटेल, जिनकी बोलो बोलो बीवी 5 लाख से ज्यादा, बीवी जिनकी बीवी 5 लाख से, और जिनकी बीवी 5 लाख से कम है उन एसेट्स को, हाँ वो छोटे मोटे एसेट हैं या बड़े बड़े? छोटे मोटे। अच्छा जी, अब हम ये किन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ गए हैं? पैकेजेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और हम क्या देखने लगे हैं? डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डिस्पोज्ड ऑफ। डिटेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डिस्पोज्ड ऑफ। PwC ऑडिटर का नाम आया था इसमें। अच्छा, ये नेस्ले की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन सा पेज था? 95 था। वो तेरी खैर, इन्होंने तो लुटी में चाहिए है। नायाब बेग को इन्होंने व्हीकल बेची है कंपनी पॉलिसी के मुताबिक। इन्होंने रिलेशनशिप इधर डाल दिया हुआ है, एम्प्लॉइज। ये सारे एम्प्लॉइज को गाड़ियां बेची हैं, एम्प्लॉइज ही बड़े हैं। ओ तेरी खैर, आउटसाइडर्स को भी बेची हैं और प्लांट एंड मशीनरी भी बेचा है। अच्छा एक चीज ऑब्जर्व करें, बीवी देखें जरा, बीवी चेक करें। 5 लाख से ज्यादा सबकी बीवी? 5 लाख से, हाँ बिल्कुल सबकी बीवियां अल्लाह का शुक्र है 5 लाख से ज्यादा है। डन। तो कल वाला, अब आप नोट खोलें 1.3 और 1.3 नोट खोल के कल वाला अपने रजिस्टर के ऊपर लिख लें। नहीं मैं लिखवाने क्या लगा वो तो सुन ले आए माय डियर। ये यहां मैं पहली बात लिखवाने लगा हूं, पेज 95 ऑफ नेस्ले, ताकि रिवीजन में आप एक तो नजर मार लें। और फिर इसके बाद मैं क्या लिखवाने लगा हूं बोले? रिलेशनशिप, अगर हमारा उसके साथ कोई रिश्ता है। अच्छा, मोड ऑफ डिस्पोजल में हमने क्या क्या देखे हैं वैसे, अगर हम याद करने के लिए लिख लें? नेगोशिएशन, कंपनी पॉलिसी, और रिलेशनशिप में हमने क्या क्या देखा है? थर्ड पार्टी कभी कभी तो लिखा होता है, वो तो फिर कोई रिलेशन नहीं है, या हमारा वो, या हमारा डायरेक्टर होगा, या कोई हमारी एसोसिएटेड कंपनी होगी, कोई भी वजह बन सकती है। इस सब नोट का नाम बता दें। ये नोट नहीं है, ये एक नोट की दुम है, ये पीपी के नोट की दुम है। इस सब नोट का नाम बता दें। डिटेल्स ऑफ पीपी डिस्पोज्ड ऑफ ड्यूरिंग द ईयर।
इसमें सिर्फ कौन से एसेट्स आएंगे जिनकी बीवी 5 लाख से, भाईजान ये 10 मिलियन थी, ये 10 मिलियन थी कल बीवी, तो ये तो 5 लाख से बहुत ज्यादा है। कहां 5 लाख, कहां 10 मिलियन। तो इसलिए कल हमने इसका डिस्क्लोजर, क्या ये एक एसेट होता है या बहुत सारे होते हैं? इस कंपनी का सिर्फ एक एसेट था जो एनजी एंटरप्राइज को हमने बेचा था। चलें जी, अब मैं टिक कर रहा हूं नोट नंबर 1 को। नोट नंबर 1 इज डन। क्या चीज? जब क्वेश्चन में आ जाए क्या करना है, बंदों के नाम लिखे होंगे, बुक वैल्यूज लिखी होंगी, जिस तरह एनजी एंटरप्राइज था, ये कॉलम जिस तरह बना हुआ है। पूरा क्वेश्चन फाइनल अकाउंट का तो पूरी नेस्ले की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखनी पड़ेगी। हम छोटे छोटे क्लिप्स देख रहे हैं, आखिरी दिन में आपके जहन में आ जाएगा कि मैक्सिमम चीजें क्या होती हैं। ये तो 2 सवाल हमारे क्लास में हो चुके हैं ना, ये तीसरा सवाल मैं कराने लगा हूं, तो देखते हैं किससे भरोसे करना है। अभी ये पूरा व्हाइट बोर्ड पे मैं करूंगा सवाल। अच्छा चलें जी, ये जो ट्रायल के अंदर आइटम्स आ रहे हैं इनकी डिटेल मुझे बता दें, ये क्या होते हैं। कैश एट बैंक का क्या मतलब होता है भाईजान? बैंक में पैसे पड़े हुए हैं हमारे। कैश एट बैंक इन सेविंग अकाउंट क्या मतलब? यानी इन पे इंटरेस्ट भी मिल रहा है और करंट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं मिल रहा। स्टॉक का क्या मतलब होता है भाईजान? हमारी इन्वेंट्री पड़ी हुई है साल के एंड पे। डेटर है ये हमारे, ये डेटर पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, ये क्रेडिट साइड पे आ रही है, कैरी डाउन होगा। एडवांस टू सप्लायर क्या होता है? अगर हम होंडा हैं तो हमने जनरल टायर को एडवांस में पैसे दे दिए हैं कि हमें टायर दे देना, तो अगर थोड़ी देर के लिए समझने के लिए मैं कर दूं तो यार कोई मसला नहीं। होंडा है हम, BAZ की जगह, तो राइट टू रिसीव टायर्स लिखे ना भाई, राइट टू रिसीव टायर्स। किससे टायर लेने हैं जी? पैसे दे दिए हैं, पैसे दे दिए हैं, लेकिन टायर लेने हैं अभी, तो ये मेरा एसेट है लायबिलिटी? अच्छा 2 बातें बताएं। होंडा के जूते पहन के अगर होंडा वाले जनरल टायर को पैसे दे दें तो ये होगा राइट टू रिसीव टायर, लेकिन अगर सरासिफ होंडा कार्स को पैसे दे दें कि मुझे गाड़ी चाहिए, तो ये एडवांस टू सप्लायर नहीं होगा। इसका उल्टा आइटम क्या होता है बोले? एडवांस फ्रॉम, और वो किस साइड पे आता है? लायबिलिटी साइड पे आता है, लायबिलिटी टू डिलीवर गुड्स। तो इसका ऑपोजिट लिख ले, होता है एडवांस फ्रॉम कस्टमर, और ये किस साइड पे आता है बोले? लायबिलिटी साइड पे। एडवांस फ्रॉम सरासिफ, उन्होंने गाड़ी खरीदनी है होंडा से। अच्छा जी, ये 30/15 है, एम्प्लॉय को एडवांस दे दिया है, ये क्या वजह होगी? एम्प्लॉय को एडवांस दे दिया 30/15, क्या नेचर होगी इसकी? एम्प्लॉय ने कहा होगा यार 30 जून है एम्प्लॉयर, जुलाई में मेरी शादी है, आपको तो मैं बुला नहीं सकता क्योंकि बुलाना पड़ेगा, तो एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को कहा मुझे थोड़ा सा ना जुलाई की तनख्वाह भी दे दें, जुलाई की तनख्वाह भी दे दें। तो अब राइट टू रिसीव सर्विस है, अब जुलाई में हम उसे पैसे नहीं देंगे ना, एडवांस में तनख्वाह दे दी ना, तो अब एडवांस में तनख्वाह दे दी, जुलाई में उससे सर्विस, सिर्फ सर्विस लेंगे, जुलाई में उसे पैसे, तो ये क्या है बोले? राइट टू रिसीव सर्विस, हम उसे इंशाल्लाह सर्विस लेंगे। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स क्या है? थोड़े अरसे के लिए बैंक में पैसे रखवाए हैं, ज्यादा अरसे के लिए? थोड़े अरसे के लिए। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट करंट एसेट है ये। प्री पेमेंट्स, कोई आपने क्या कहते हैं इंश्योरेंस प्री पे कर दी होगी, या कोई आपने प्रीपेड कार्ड्स मोबाइल के लिए खरीद के रख लिए होंगे, बिजनेस के मोबाइल के लिए, प्री पेमेंट्स। सेल्स टैक्स रिसीवेबल, सेल्स टैक्स रिसीवेबल, ये तो सारे हो गए टेंजिबल्स और ये दोनों हो गए इंटेंजिबल्स। डेफर टैक्स लायबिलिटी आ रही है, क्रेडिट आ रहा है ना, हाँ लायबिलिटी है, ठीक है। डेफर टैक्स लायबिलिटी आ रही है। शॉर्ट टर्म लोन भी लायबिलिटी है, शॉर्ट टर्म लोन है ना, करंट लायबिलिटीज में चला जाएगा। ये क्रेडिटर है हमारे, ये हमने वो किसी को पैसे देने होंगे वापस, ये क्रूड लायबिलिटीज हैं। बिजली का बिल पेएबल वगैरह होगा, बिजली का बिल पेएबल वगैरह, या कोई हमारा रेंट पेएबल वगैरह होगा, क्रूड लायबिलिटीज। CTPI है, टैक्स वगैरह अल्लाह का शुक्र है निकल चुका है, CT डेबिट CTP क्रेडिट हो चुकी है, इसलिए लिखा हुआ था पोस्ट क्लोजिंग, सारी एंट्रीज हो चुकी हैं, आपने कोई एंट्रीज नहीं करनी है सवाल में। ये कैपिटल है हमारा, इशू किया था हमने, लोगों ने सब्सक्राइब करके पैसे दे गए, हमने इशू किया शेयर कैपिटल। ये मैंने कहा था 4 सिनेरियोज हैं, ये फाइनल अकाउंट है। फाइनल अकाउंट में एक चीज पढ़नी थी, हम शेयर खरीद नहीं रहे, हम शेयर इशू करके सरमाया ले रहे हैं। ये बिजनेस का शेयर कैपिटल है जो स्टेटमेंट इन इक्विटी में जाता है। सरप्लस ऑन फिक्स्ड एसेट नजर आ रहा है, इसी वजह से ये एसेट रीवैल्यूड अमाउंट पे पड़ा हुआ है, जो कि सरप्लस नजर आ रहा है। और ये मोहतरम रिटेन्ड अर्निंग्स है, ये रिटेन्ड अर्निंग्स है। ओके, ये रिटेन्ड अर्निंग्स जो हैं वो मेरी 30 जून 15 की हैं। इसकी वजह सुने, उसने डेट नहीं लिखी लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूं 30 जून 15 की है। छोटी वजह, इसकी छोटी वजह ये पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस है, लेकिन आजकल जो पेपर में सवाल आ रहे हैं उसमें पोस्ट क्लोजिंग लफ्ज नहीं लिख रहा, तो हमें कैसे पता चलेगा ये रिटेन्ड अर्निंग क्लोजिंग है? ऐसे पता चलेगा कि जो ट्रायल ऐसा होगा ना, जैसे हमने पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 9 किया था, तो पास पेपर के क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर अगर आप जाके देखें, उसमें आपको पेज 296 पे
सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल वगैरह नजर आ रही हैं, तो अगर सेल और कॉस्ट ऑफ सेल वगैरह नजर आ रही हैं तो जो हमारी रिटेन्ड अर्निंग होंगी वो ओपनिंग होंगी, और फिर हमने P&L बनाना है, सेल और कॉस्ट ऑफ सेल सारे खर्चे डाल के लपेट के डाल के रिटेन्ड अर्निंग वाली रजाई में डाल देने। तो ये रिटेन्ड अर्निंग ओपनिंग है, सवाल में लिखा हो या ना लिखा हो, अगर सेल और खर्चे नजर आ रहे हैं तो रिटेन्ड अर्निंग ऑब्वियसली कौन सी होगी? ओपनिंग होगी। और अगर सेल और खर्चे नजर नहीं आ रहे तो, और ट्रायल भी टैली है, तो रिटेन्ड अर्निंग क्लोजिंग होगी। तो रिटेन्ड अर्निंग क्लोजिंग होगी। डन। तो रिटेन्ड अर्निंग लिखें, इसलिए क्लोजिंग है। ये एक होती है बात करने की हल्की बुनियाद, एक होती है मजबूत बुनियाद। हल्की बुनियाद ये है कि ऊपर पोस्ट क्लोजिंग लिखा हुआ है, यानी क्लोजिंग वगैरह हो चुकी है सारी चीजें, ये हल्की बुनियाद है। मजबूत बुनियाद लिखें ट्रायल में सेल खर्चे नजर नहीं आ रहे इसलिए रिटेन्ड अर्निंग क्लोजिंग है। ट्रायल में सेल और खर्चे नजर नहीं आ रहे इसलिए रिटेन्ड अर्निंग क्लोजिंग है। क्या चीज? रिटेन्ड अर्निंग यानी सारी स्टेटमेंट चेन इक्विटी वगैरह सब बन चुकी होगी, वो उसने जो क्लोजिंग बैलेंसेस हैं वो लिखे हुए यहाँ पे। हाँ, सब हो चुका हुआ है, बस उसने ट्रायल देकर डिस्क्लोजर मांगे हैं। अच्छा, अगली बात जरा मुझे बताइएगा यार, ये सारी चीजें बैलेंस शीट में या तो एसेट्स में जाएंगी या लायबिलिटीज में जाएंगी या इक्विटी में जाएंगी, और अगर एसेट्स में जाएंगी तो या नॉन करंट में या, और अगर लायबिलिटीज में जाएंगी तो या करंट में या। अच्छा, मुझे ये बताएं एक बात, P&L के मुंह पे सब कुछ जाता है या 8-10 लाइनें होती हैं सिर्फ? तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल फिक्स वाले सवाल में कॉस्ट ऑफ सेल एक लाइन थी और आगे जाके 15-20 लाइनें थी कॉस्ट ऑफ सेल में। तो इसका मतलब है P&L का मुंह छोटा होना चाहिए या P&L का मुंह काफी बड़ा होना चाहिए? 10-12 लाइनें P&L के मुंह पे आती हैं, और अगर हमने कुछ बताना हो सेल के बारे में, एक्सपोर्ट सेल, लोकल सेल, सेल्स टैक्स, सेल डिस्काउंट, वो नोट में जाके बताते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल के बारे में कुछ बताना हो तो रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, P&L के मुंह पे नहीं बताते, कहां जाके बताते हैं? आज आपसे पहली दफा बात होने लगी है, बैलेंस शीट के मुंह की भी कोई लिमिट होनी चाहिए। ये ना हो कि बैलेंस शीट में भी सब कुछ नजर आ रहा हो, बिजली का बिल पेएबल, रेंट पेएबल, टेलीफोन का बिल पेएबल, एसी की रिपेयर का पैसा पेएबल, यूजर कहेगा खुदा के लिए यार लायबिलिटीज के नाम से डाल देना था, कहीं तुमने क्या लूट में चाहिए, सब कुछ इधर लिखा है। स्टॉक नजर आना चाहिए बैलेंस शीट में, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड, वर्क इन प्रोग्रेस, यूजर कहेगा यार खुदा के लिए स्टॉक के नाम से शो कर देते। कैश एंड बैंक नजर आना चाहिए फेस पे, कैश इतना फला बैंक में, इतने फला बैंक में, इतने फला बैंक में, इतने फला बैंक में, वो यूजर कहेगा यार खुदा का हो, बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट है। तो बैलेंस शीट के मुंह पे फिगर्स लिमिटेड आनी चाहिए। तो एक बहुत ही अफसोस की बात है कि बैलेंस शीट का मुंह भी हमें किसी हद तक याद करना पड़ेगा, जैसे P&L का मुंह याद करना पड़ा, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, एडमिन सेलिंग, फाइनेंस कॉस्ट, अदर एक्सपेंसेस, अदर इनकम वगैरह, और पीबीटी, टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये तो आपको रटा हुआ है। लेकिन आज पहली दफा अफसोस के साथ ऐलान किया जाता है कि बैलेंस शीट का मुंह भी हमें याद करना पड़ेगा। नेस्ले की फाइनेंशियल स्टेटमेंट खोलते हैं, और नेस्ले की फाइनेंशियल स्टेटमेंट खोल के बैलेंस शीट का मैं आपको मुंह दिखाता हूं। उन्होंने भी दीवाना वार ना चीजें शो नहीं की हुई, उन्होंने सिर्फ जो काम की चीजें वो शो की हुई हैं, बाकी चीजें नोट्स में डाल दी हुई हैं। और ये भी आप इधर से देख लें, फिर मैं थोड़ी देर में ना आपको दिखाऊंगा, हमारी किताब में भी अल्लाह का शुक्र है ये अवेलेबल है। अच्छा, ये आमतौर पे ना लोग बैलेंस शीट 2 सफ़ों में बना रहे हैं, एक सफ़े पे इक्विटी एंड लायबिलिटीज और अगले सफ़े पे एसेट्स। आमतौर पे बैलेंस शीट्स लोग 2 सफ़ों पे बना रहे हैं। शेयर कैपिटल्स एंड रिजर्व्स। ऑथराइज शेयर कैपिटल का क्या मतलब है? इतना सरमाया ले सकते हैं या ले लिया है? ले सकते हैं, ये लिया नहीं है। बहुत ब्लैक लाइन इसने यहां ड्रॉ करके दे दी है, मतलब इस बात का ये है कि ये टोटल्स में यूज नहीं होगा। ये सरमाया वो है बिजनेस का जो इकट्ठा कर सकते हैं, अभी तक किया नहीं है। अच्छा, ये रुपीज कहां लिखा हुआ है? ये मिटा दिया हुआ है, रुपीज इन 1000 है, यानी कायदा हाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो 75 करोड़ पे कैपिटल इनका लिया जा सकता है। 75 करोड़ पे नेस्ले वाले लोगों से ले सकते हैं, वरना फिर एससीसीपी से ज्यादा लेनी पड़ेगी। और के लिए मैक्सिमम नेस्ले लोगों से कितना ले सकते हैं? 75 करोड़। 75 करोड़ लेने के लिए 75 मिलियन शेयर इशू करने पड़ेंगे इनको, ठीक है? ओके, ऑफ रुपीज 10 ईच। तो वो देखे ना 75 मिलियन है, फिर 10 रुपए डलने की वजह से ये 750 मिलियन हो गया। डन। इशूड सब्सक्राइब पेड कैपिटल इनका 75 करोड़ नहीं है, ये इनका 45 करोड़ के करीब है। शेयर प्रीमियम आ रहा है, जनरल रिजर्व्स आ रहे हैं, और अकमुलेटेड प्रॉफिट, जिन्हें क्या कहते हैं? रिटेन। ये इक्विटी हो गई। ये फॉर्मेट आपने पेपर में यूज करना है, यानी मैंने आपको अक्सर कहा था कि जब शेयर कैपिटल हो उस पर लाइन लगा दिया करें, इक्विटी एंड लायबिलिटीज को डबल अंडरलाइन कर दिया करें, इन्होंने तो बोल्ड करके लिखा हुआ है। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर कैपिटल आएगा, नॉन करंट लायबिलिटीज आएंगी, और करंट नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म लोन, लीज लायबिलिटीज, डेफर्ड टैक्स, और प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी। प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट से मुराद मैं बता रहा हूं, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी। करंट लायबिलिटीज में करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, रनिंग फाइनेंस भी शॉर्ट टर्म लोन टाइप होता है, कस्टमर डिपॉजिट्स हो रहे हैं, अनक्लेम डिविडेंड भी कराऊंगा, ट्रेड एंड अदर पेबल्स,
और इंटरेस्ट पेबल वगैरह। ये जो ट्रेड एंड अदर पेबल्स है ना, ये नोट बड़ा लेंथी होता है, इसमें सारे दुनिया के पेबल उठा के हम फेंक देते हैं, ट्रेड एंड अदर पेबल्स। और ये आगे हमारे क्या आ रहे हैं, एसेट्स, पीपी अकोमोडेशन वगैरह नोट में माइनस हुई होगी, जो कल नोट 1 बनाया था। पीपी वर्क इन प्रोग्रेस मुंह पे आता है, वो जो आज 20 हमने शो करना है। इंटेंजिबल्स, ये लोन रिसीवेबल वाले हैं, ये लोन रिसीव, किसी को लोन दिया हुआ है हमने, ये लोन रिसीवेबल वाले हैं। करंट एसेट स्टोर्स एंड, अगर कब आपका दिल चाहे जाके देखना तो यू कैन, आपको भी घर में बैठे हो तो नजर मार सकते हैं जाके, स्टोर्स में क्या आ रहा है, स्टॉक में क्या आ रहा है, नीचे जाके कोई आधी आधी चीजें आपको समझ आ जाएंगी, सारी सोच सकते हैं ना समझ आएंगे, कुछ तो समझ आ जाएंगी। स्टॉक में मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस पड़ा होगा, डेटर माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं आ रहा, इधर नेट डेटर आ रहे होंगे, वो नोट में जाएंगे तो प्रोविजन वगैरह माइनस नहीं होंगी। करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन रिसीवेबल, सेल्स टैक्स रिसीवेबल, फेस पे शो करेंगे, आज के सवाल में भी था। एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्री पेमेंट्स एंड वो जो एडवांसेस अभी आ रहे थे, एडवांसेस टू एम्प्लॉइज थे हमारे सवाल में, और एडवांसेस टू स्टाफ था, प्री पेमेंट्स भी थी हमारे सवाल में, प्री पेमेंट्स भी थी, वो सारी उठा के हम इधर डाल देंगे, और जितना कैश है बैंक है सारा उठा के इधर डाल देंगे। अगर डिटेल देनी हुई तो नोट में जाके दे दें। नहीं, ये सेल्स टैक्स पेबल हुकूमत को कोई, वो जो आपने अगर टैक्स पड़ा हुआ है तो, आपने अगर टैक्स पड़ा हुआ है तो जीरो रेट सेल पे रिफंड टाइप नहीं होता था, वो समझ लो यार। ये क्या आ रहा है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में कॉन्टिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स, ये हर ऑर्गेनाइजेशन एक लाइन डालती है लायबिलिटी साइड पे, करंट लायबिलिटीज के नीचे कॉन्टिंजेंसीज एंड, ये असल में कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज होती हैं, ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज होती हैं। कौन सी लायबिलिटीज होती हैं, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज होती हैं। ये शो क्यों नहीं हो सकती, क्यों, हाँ सिर्फ डिस्क्लोज करनी होती है। और कमिटमेंट्स भी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, फिक्स एसेट खरीदने का वादा, फिक्स एसेट खरीदने का, तो कंटिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स एक लाइन आ रही होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जिसके आगे क्या लिखा होता है, बोले डैश लिखा होता है। ये क्या, ये किसका मुंह आज हमने देखा, मैंने बहुत मुंह हमने जिंदगी में देखे थे, आज किसका मुंह देखा। ये वक्त भी आना था कि हम किसका मुंह देखते, और बैलेंस शीट किसका मुंह देखती। जाहिर बात है हम उसका मुंह देख रहे हैं तो वो साथ साथ हमारा मुंह देख रही है, हालांकि वो बेजान है। अजीब अजीब सी बातें शुरू हो गई, इधर आ जाएं। तो भाईजान ये ना बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपके लिए ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है पेज 240 के ऊपर। तो पेज 240 के ऊपर नेस्ले की कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ये फॉर्मेट आपके सामने बना हुआ है, पेज 240 खोल लें जरा। अब थोड़ा थोड़ा ना रिटेन करते रहें चीजों को, कोई मैं ये नहीं कहूंगा बहुत ज्यादा रट्टा मारें, लेकिन P&L की तरह कोशिश कीजिएगा, इनको भी जरा फॉर्मेट्स याद कर लें। ऑथराइज शेयर कैपिटल इशूड, लेकिन ऑथराइज के नीचे लाइन लगी होगी, नहीं लगी यार, हाथ लगी हुई है, लगी हुई है। ऑथराइज इशूड शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, जनरल रिजर्व, रिटेन्ड अर्निंग, रिवैल्यूएशन, सरप्लस, ये नेस्ले में नहीं आ रहा था। लॉन्ग टर्म लोन, डिवेंचर्स, यार एक बात और कर दूं, अगर इनकी तरतीब भी याद कर लेना तो बहुत ही अच्छा है, तरतीब भी रिकमेंडेड है, लेकिन वैसे मेरा नहीं ख्याल है कि मार्क्स काटेगा। आप सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख लें, सब में तरतीब यही चल रही होती है। लॉन्ग टर्म लोन्स ऊपर आते हैं, डेफर्ड टैक्स वगैरह नीचे आते हैं, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी वगैरह नीचे आती है, तरतीब भी यही चल रही होती है। करंट पोर्शन ऑफ लोन्स, करंट पोर्शन ऑफ लीज, करंट पोर्शन ऑफ लोन, शॉर्ट टर्म लोन, ट्रेड एंड प्रोविजन फॉर अदर लायबिलिटीज एंड चार्जेस से मुराद लिखें कोर्ट केसेस, कोर्ट केसेस, वो जो प्रोविजन हम पढ़ते थे, प्रोविजन फॉर रिस्ट्रक्चरिंग, प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, लिखो ना यार, प्रोविजन फॉर कोर्ट केसेस। एक्रूड फाइनेंस कॉस्ट क्या होती है, इंटरेस्ट पेएबल। अनपेड डिविडेंड, अनक्लेम डिविडेंड में फर्क इंशाल्लाह हम करेंगे, ये फेस पे शो करना होता है। सीटीपी, तो तरतीब में अगर सीटीपी आप नीचे लिख देना बहुत ही आला हो, सीटीपी सबसे नीचे आना चाहिए, करंट टैक्स पेएबल। और एक लाइन मैंने यहां डाल दी है, बोले कॉन्टिंजेंसीज एंड, और आगे खाली है जगह, यहां कोई फिगर नहीं आती। एसेट्स में बोले पीपी, सीडब्ल्यूआईपी, इंटेंजिबल, बायोलॉजिकल भी डाल दें इधर, बायोलॉजिकल इंटेंजिबल के नीचे डाल दें, पीपी, सीडब्ल्यूआईपी, इंटेंजिबल, बायोलॉजिकल एसेट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म, ये लोन के आगे लिखें लोन रिसीवेबल वाले जो हमने किसी को दिए हैं, लोन रिसीवेबल। ये क्या है भाईजान, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स, वेल डन, हमने डिपॉजिट दिया होगा, ये डिपॉजिट आमतौर पे ना वापडा को हम जमा करवाते हैं। लॉन्ग टर्म डिपॉजिट जब मीटर लगवाते हैं ना, तो लॉन्ग टर्म डिपॉजिट वापडा को जमा करवाते हैं, तो पेड टू वापडा, सिक्योरिटी पेड टू वापडा, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट। एक सवाल में आएगा हमारे, डीटीएल है या डीटीए है, डीटीए है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि डीटीए भी आ रहा हो और डीटीएल भी आ रहा हो, ये मैंने सिर्फ आपके समझने के लिए शो किया हो, ये पॉसिबल नहीं हो सकता डीटीए भी आ रहा हो डीटीएल भी आ रहा हो, लेकिन अगर आ रहा हो तो कहां आ रहा हो तो वो हमें पता होना चाहिए। इसका फॉर्मेट तो पक्का का ये तरतीब याद कर लें, लाइबिलिटीज में तरतीब ऊपर नीचे हो भी जाए, करंट एसेट की तरतीब आईकैप हमेशा यही रखता है, सबसे एंड पे कैश डालता है, सबसे ऊपर स्टॉक डालता है, फिर डेटर। तो ये तीन चीजें हर सवाल में आती हैं, इसकी तरतीब याद रखें, स्टॉक, डेटर, कैश एंड बैंक, स्टॉक, डेटर। इसके अलावा कोई लोन रिसीवेबल भी हो सकता है, रिफंडेबल फ्रॉम गवर्नमेंट भी हो सकता है, और इसमें काफी सारी चीजें आती हैं, एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्री पेमेंट्स एंड। अब मैं आपसे एक एक करके चीज पूछ रहा हूं, आपने मुझे बतानी है कहां आएगी। स्टॉक में फिनिश गुड का स्टॉक है, स्टॉक एंड ट्रेड, डेटर माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ट्रेड डेटर्स। शॉर्ट टर्म लोन रिसीवेबल, लोन रिसीवेबल वाले इधर आएंगे ना, शॉर्ट टर्म लोन रिसीवेबल, प्रीपेड बिजली का बिल, एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्री पेमेंट्स एंड एडवांस पेड टू सप्लायर, एडवांस पेड टू एम्प्लॉइज, एडवांसेस के अंदर आएगा। कैश, कैश एंड बैंक, बैंक
बैंक बैलेंस, बैंक इन करंट, बैंक करंट अकाउंट कैश एंड बैंक, बैंक इन सेविंग अकाउंट, पैसे सेविंग अकाउंट में, कैश एंड बैंक बैलेंस। बेहतर है सेल्स टैक्स रिफंडेबल सवाल के फेस पे शो कर दें, या इनकम टैक्स भी रिफंडेबल है तो सवाल इधर फेस पे शो कर दें, अदर रिसीवेबल में ना डालें। बेहतर है हुकूमत से अगर कोई आपने टैक्स वगैरह वापस मांगना है तो उसको कहां शो कर दें, फेस पे शो कर दें। क्लियर? तो ये 5-6 मोटी मोटी चीजें हैं। फोर्थ और 1 2 3 4, फोर्थ और सिक्स्थ, ये वाली और ये वाली लोन एडवांस और एडवांस डिपॉजिट प्रीपेमेंट्स हैं। एम्प्लॉय को लोन दिया हुआ है भाईजान, लोन रिसीवेबल, प्रिंसिपल साहब ने सिक्योरिटी गार्ड को लोन दिया हुआ है, सिक्योरिटी गार्ड ने कहा थोड़ी देर से मैं वापस कर दूंगा, ये इधर आ जाएगा। प्रिंसिपल साहब ने जनरेटर वाले को एडवांस में पेट्रोल के पैसे दे दिए, वो इधर आ जाएंगे। प्रिंसिपल साहब ने बैग बनाने वाले को, किताबें बनाने वाले को एडवांस में पेमेंट कर दी, वो इधर आ जाएगी। प्रिंसिपल साहब ने शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स बैंक में रखवाए हुए हैं, वो इधर आ जाएंगे। वैसे कैश एंड बैंक में भी जा सकते हैं, लेकिन डिपॉजिट्स का लफ्ज़ तो आमतौर पर इधर डाल देते हैं। प्रिंसिपल साहब ने जो है वो बिजली का बिल प्री पे कर दिया बाबला को अगले साल का भी, वो किधर आ जाएगा, प्रीपेमेंट्स के अंदर आ जाएगा। क्या चीज? वो आप करंट एसेट्स में डाल सकते हो अगर शॉर्ट टर्म है। इस एडवांस को काट दो, ये कंफ्यूज कर रहे हैं, काट दो, नो प्रॉब्लम। तो हत्तल वसाब आपने कोशिश करनी है कि इस फॉर्मेट को फॉलो करें। एक चीज के ऊपर आई कैप को गुस्सा चढ़ेगा, वो सुन लें क्या, आपने कैश की अलग लाइन डाल दी, बैंक की अलग लाइन डाल दी, इस पे वो कहेगा यार ये तो मुनासिब नहीं है यार, ऐसा तो ना करवाओ। इधर आपने डेटर में से माइनस कर दी प्रोविजन, अब वो कहेगा यार ये तो कोई तरीका नहीं है, ठीक है। और अगली बात, एक और चीज कि सवाल करते हुए आपने जो है वो डेटर को नीचे लिख दिया, कैश एंड बैंक को ऊपर लिख दिया, ये शायद इतना पनिशेबल नहीं है, लेकिन डेटर माइनस प्रोविजन फेस पे लिख दिया, ये बात जो है वो पनिशेबल है, पनिशेबल इन द फॉर्म ऑफ मार्क्स रिडक्शन। अब इस फॉर्मेट को ना हम होल्ड पे रखते हैं, यहां साथ वाले से बॉल पॉइंट लेके रख लें, तो इधर बॉल पॉइंट लेके रख लें, बार बार यहां पे हम आते रहेंगे। अब अपना सवाल निकालें और शुरू करें। क्या है? BSZ। अच्छा जी, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनवा दें आप मुझे पहले, उसके बाद जो है वो नोट्स बनाना शुरू करेंगे। अच्छा यार ये ना इधर देखें, दो तरीके चल रहे हैं, दोनों चल रहे हैं आजकल। कुछ लोग एसेट्स से शुरू करते हैं और कुछ शेयर कैपिटल और इक्विटी से शुरू करते हैं, वो आपकी मर्जी है। बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट ही बन रही है, मैंने लाइन लगाई है, अभी बैलेंस शीट जारी है। इक्विटी एंड एक पेज काफी है, एक पेज काफी है, इसके लिए 4 लाइनें छोड़ दें, इसके लिए 4-5 लाइनें छोड़ दें, एक पेज आपके लिए काफी है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी, इक्विटी में ना एक आएगा ऑथोराइज शेयर कैपिटल भी आज, ऑथोराइज शेयर कैपिटल, लेकिन ये ना क्लोज हो जाएगा, ये कहीं यूज नहीं होगा, जमा माइनस में यूज नहीं होगा। फिर इसके बाद इक्विटी में इशूड कैपिटल आएगा, इशूड शेयर कैपिटल, इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। इधर छोटी सी ब्रैकेट में जगह छोड़ेंगे ताकि लिखें कितने शेयर्स 10 रुपए वाले हैं, और इसके बाद शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग वगैरह आएंगी। नॉन करंट लायबिलिटीज के लिए 2-3 लाइंस काफी होंगी, और एंड पे 4-5 लाइंस करंट लायबिलिटीज। ये बैलेंस शीट बन गई। चलिए जी, BSZ नोट टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ईयर एंडेड, बोले बोले बोले, ये एज ऑन होती है बैलेंस शीट और नोट्स फॉर द ईयर। चलें जी स्टार्ट करें। नोट 1 बताएं कल क्या बनाया था? नोट 1 PPE, और इसका टोटल क्या आया था? टोटल एंड पे सारी बीबीज का टोटल 556, ये कल इसका टोटल आया था। तो ये नोट आपने बना लिया था, आगे से आज हम शुरू करेंगे। हाँ जी, SOFP का फॉर्मेट तो अभी हमने देख लिया ना, क्या क्या चीजें आती हैं। आप सवाल दोबारा पूछो।
जी जी बिल्कुल, वो मैं बात एंड पे करूंगा कि पिछली क्लास में मैंने सवाल डबल एंट्रीज का था। तो पिछली क्लास के अंदर हमने क्या किया था, वर्किंग साथ साथ पढ़ते रहते और पोस्ट करते रहते, फिर एंड पे ट्रायल की फिगर्स उठाई थी। लेकिन ये सवाल डिस्क्लोजर्स का है। डिस्क्लोजर्स में हम पहले फॉर्मेट की फिगर्स लिख लिया, फिगर्स नहीं, वो हम लिख लिया करेंगे डिस्क्रिप्शन कि क्या क्या चीज आनी है, फिर उसके बाद फिगर्स की तरफ भी मूव कर लेंगे। अच्छा भाई, अब आप मुझे क्लबिंग करके बताते जाएं क्या क्या चीजें क्लब होनी है, क्या चीजें क्लब नहीं होनी, जरा देख के बताते रहें। अच्छा, इसमें आपका क्या मशवरा है, मैं ट्रायल की तरतीब से चलूं या पब्लिश्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरतीब से चलूं? पब्लिश्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरतीब से भी चल सकते हैं, ट्रायल की तरतीब से भी चल सकते हैं। इट्स अप टू यू, ये आपके अपने ऊपर है कि आप ट्रायल की तरतीब से चलें या पब्लिश्ड फाइनेंशियल। ट्रायल की तरतीब से चलने में थोड़ा सा रिस्क ये हो सकता है कि आपने अगर कोई चीज लिखनी है तो फिर ऊपर नीचे कोई लाइनें छोड़ के लिखिएगा, क्योंकि ज्यादा चीजें भी आ सकती हैं। तो चलें ठीक है, आपके कहने के मुताबिक हम ट्रायल की तरतीब से चलते हैं। यार, कैश एट बैंक और कैश इन सेविंग अकाउंट, जरा देखते हैं कहां जाना है। ये साथ साथ मैं खोल रहा हूं अपनी किताब का पेज नंबर 241 और 240, आपको खोलने की जरूरत नहीं। अब ये पेज बता दें जी, कैश एंड बैंक कहां क्लासिफाई करा दें? करंट एसेट्स में सबसे नीचे डाल दें। तो इसलिए मैं कह रहा हूं अगर आप ट्रायल की तरतीब से चल रहे हैं तो फिर थोड़ी सी चीजें जरा जगह ज्यादा छोड़ के मैं चलूंगा। तो आपके लिए तो मैंने क्या 4-5 लाइनें छोड़ दें काफी हैं। बोले बोले बोले, क्या नाम रखूं इसका? कैश एंड बैंक बैलेंसेस। डन। अभी कुछ लिखने की जरूरत नहीं, अभी फॉर्मेट बन रहा है। स्टॉक की टेंशन ना लें, डेटर की टेंशन ना लें। क्यों स्टॉक और डेटर की टेंशन लेने की जरूरत? ये सिंगल अलग अलग आते हैं नजर, ये मुंह पे अलग अलग नजर आते हैं, तो इनकी टेंशन ना लें। जी बोलें, स्टॉक और ट्रेड डेट या डेटर। एडवांस टू स्टाफ, एडवांस टू सप्लायर, एडवांस टू स्टाफ, एडवांस टू सप्लायर। ये किधर जाएगा? एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्री पेमेंट्स एंड। और इतना दीवाना भी नहीं है आईके वाला कि आपको इधर की चीज उधर दे रहा, उधर की चीज उधर दे रहा, साथ साथ चीजें दे रहा है। एडवांस टू सप्लायर, एडवांस टू स्टाफ, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, शॉर्ट टर्म। हाँ यार, इधर अलग से भी डाल सकते हो आप, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बेहतर है इधर डाल दें, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स। और चौथी चीज प्री पेमेंट। डन। तो इन चारों को इकट्ठा कर देते हैं और क्लब करने के लिए क्या लाइन लगा दें? इधर साथ साथ लगाते हैं लाइन। इस लाइन लगाने में पेपर में नंबर नहीं कटेंगे, ये चारों इकट्ठा शो कर देंगे। इन चारों को किस नाम से शो करेंगे बोले? एडवांस। अब एक लाइन मैंने एहतियातन छोड़ दी, कुछ चीज बाद में हम लिख लेंगे, नीचे लिख लेंगे ना हुई तो अब क्या कर सकते हैं। एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स। इधर आगे जगह मैंने नोट का लफ्ज लिखने के लिए छोड़ दी। भाई ने कुछ और कहा है, वो सुने क्या है। मैंने भी वो बात की थी, ऑप्शन है अवेलेबल। भाई ने ये कहा है कि ऐसा ना करें, पहले पूरा फॉर्मेट बना लें और फिर आगे जो चीज सवाल में दी नहीं, मिसाल के तौर पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डैश डैश लगाते रहे, वो मेथोडोलॉजी एक्सेप्टेबल है, लेकिन उसमें फिर आप ऐसे कीजिएगा कि उसमें आपने ट्रायल पे नजर मार ली होगी। तो फिर जब ये चीजें आप बना रहे होंगे ना, तो ये चीजें बनाते हुए सोच लीजिएगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मुझे नजर नहीं आई, लॉन्ग टर्म लोन मुझे नजर नहीं आए, तो ये फिर लिखिएगा ही ना। तो ये मेथोडोलॉजी भी चल सकती है। लेकिन फिलहाल हम किस मेथोडोलॉजी से चल रहे हैं? हम फॉर्मेट बना रहे हैं या ट्रायल से चीजें लेके जा रहे हैं? ट्रायल से चीजें लेके जा रहे हैं। सेल्स टैक्स रिसीवेबल बताएं जी, रिसीवेबल्स, ये सेल्स टैक्स रिसीवेबल क्या चीज, क्या नहीं होगा? भाई सेल्स टैक्स रिसीवेबल और इनकम टैक्स पेएबल को आपने नेट नहीं करना अनलेस कि एफबीआर से क्लियर इजाजत मिल जाए। ये सेल्स टैक्स हमारा क्या है? रिसीवेबल। और ये करंट टैक्स पेएबल है एफबीआर को, लेकिन इसको नेट करने की इजाजत नहीं है जब तक कि स्पेसिफिकली वो इजाजत ना दे दें। तो एसेट्स और लायबिलिटीज को नेट ना करें बिला वजह। जी बोले भाई, सेल्स टैक्स रिसीवेबल। ये सारा क्या है? जी जी, सॉल्यूशन में कुछ और हुआ है तो पहले जा सॉल्यूशन देख लो या ये कर लो। सॉल्यूशन में भाई बता रहे हैं सेल्स टैक्स रिसीवेबल इधर डाला हुआ है, तो ठीक है, मैंने कहा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए एक्सेप्टेबल है, लेकिन कोशिश करें इसी फॉर्मेट को फॉलो करें, सॉल्यूशन साथ साथ ना देखें। ओके, आगे बोले 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 जल्दी। अगली चीज क्या है? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट। आगे चलें। सॉफ्टवेयर बताएं जी, कहां लेके जाएं? सॉफ्टवेयर माइनस कंप्यूटर। यार बोर ना हो, अभी इंशाल्लाह एडजस्टमेंट्स आना शुरू हो जाएंगे, आप बोर होना शुरू हो गए। ये कहां जाने? इंटेंजिबल्स। डेफर टैक्स, ये तो फेस की चीज है, इसको फेस पे रखें। डेफर टैक्स लायबिलिटी, लायबिलिटी है ना, क्रेडिट पे पड़ा हुआ है। नेक्स्ट
शॉर्ट टर्म लोन जरा नजर मारें, ऊपर करके डालें, नीचे करके। शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन करंट लायबिलिटीज में है, थोड़ा ऊपर करके डालना है। और ये करंट पोर्शन मेरे ख्याल से लोन और लीज के नहीं है, तो शॉर्ट टर्म लोन करंट लायबिलिटीज में ऊपर करके मैं लिख दूं, कोई हरज नहीं है। शॉर्ट टर्म लोन सीक्वेंस कोशिश कर लो जितना फॉलो हो सके, ना हो सके तो खैर है, कोई मसला नहीं। सीक्वेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लबिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कैश एंड बैंक अलग अलग शो ना करो, चीजें मर्ज करके शो करो। नेक्स्ट अगला आइटम क्या है? अकाउंट्स पेबल एक्रूड लायबिलिटीज। ये जरा देखें, अकाउंट्स पेबल और एक्रूड लायबिलिटीज। अकाउंट्स पेबल तो क्रेडिटर्स में आ जाएंगे, एक्रूड लायबिलिटीज की और कोई जगह नहीं है, बिजली के बिल वगैरह, रेंट वगैरह, अदर पेबल्स, तो ये दोनों भी मर्ज होंगे। इसका नाम क्या रखेंगे बोले? ट्रेड एंड अदर पेबल्स। जी बिल्कुल, यही प्रोसेसिंग स्लो क्यों करी? सीटीपी है ये, फेस पे शो करना है भाई, सीटीपी, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्स। जगह नहीं बची एंड पे, कोई नहीं, करंट लायबिलिटी साथ वाले रजिस्टर पे लिख लो एक दो। इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, सरप्लस और रिटेन्ड अर्निंग, तीनों चीजें इकट्ठी पड़ी हुई हैं। उस दिन हम स्टेटमेंट चेंज इक्विटी से उठा के लाए थे, क्योंकि स्टेटमेंट चेंज इक्विटी बनाने का डाटा अवेलेबल था, प्रॉफिट वगैरह। आज स्टेटमेंट चेंज इक्विटी से उठा के नहीं लाना, इसलिए डायरेक्ट फेस के ऊपर लिख दें। इशू सब्सक्राइब्ड एंड पेड, इशूड कैपिटल तो ये हो गया, आगे कौन सा है? अकम्युलेटेड प्रॉफिट्स। अकम्युलेटेड प्रॉफिट्स पहले लिख दें, अकम्युलेटेड प्रॉफिट्स, जिसे आप रिटेन्ड अर्निंग्स भी कहते हैं, और रिवैल्यूएशन सरप्लस। ओके, ये हजरात डेबिट क्रेडिट के फिगर्स मुकम्मल होगी। अब अदर इंफॉर्मेशन में पॉइंट 1 हमने पढ़ लिया था, लेकिन भाईजान पॉइंट 2 हमारा रहता है, पॉइंट 2 हमारा रहता है, तो पॉइंट 2 बता दें क्या है? बोले बोले बोले, कौन सा पॉइंट 2 में कौन सा पॉइंट रहता है, जल्दी बताएं। हाँ, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की अमोर्टाइजेशन रहती है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की अमोर्टाइजेशन रहती है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की अमोर्टाइजेशन बता दें कितने परसेंट है? 10% है। अच्छा जी, ये क्लोजिंग कॉस्ट है या ओपनिंग? क्लोजिंग, ये क्लोजिंग अकोमोडेशन है या ओपनिंग क्लोजिंग? तो बिल्कुल कल की तरह नोट 2 बनाए आप। इंटेंजिबल्स, इधर क्या लिखूं, कॉस्ट या ग्रॉस कैरिंग अमाउंट? ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। और इधर क्या लिखें, अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन। एक मिनट में आप दोनों का सवाल लेता हूं, पहले आप पूछो। नहीं नहीं, इस तरह बनाओ जिस तरह बनती है फॉर्मेट। नहीं कुछ भी नहीं छोड़ना जी भाईजान। ओपनिंग डालेंगे बिल्कुल, एडिशन अल्लाह का शुक्र है सवाल में है नहीं, अगर आप तंग करने के लिए कहते हैं तो ठीक है मैं डाल देता हूं, है कोई नहीं। इसके बाद क्या आ जाएगा? क्लोजिंग, ओपनिंग, डिस्पोजल नहीं है, इंटेंजिबल्स में कोई नहीं है, और क्लोजिंग। क्लोजिंग बोले, और इसका 2, कल की तरह डब्बा बनाए। चलें जी, एडिशन सवाल में अवेलेबल नहीं है, तो कल की तरह बैलेंसिंग लिखें। ये फिगर कितनी आ गई? 10। अच्छा जी, अमोर्टाइजेशन की वर्किंग आज तो इस काबिल नहीं है कि करूं, लेकिन फिर भी अगर वर्किंग आपको दिखानी हो तो सिर्फ किन एसेट्स को अमोर्टाइज करना है? ओपनिंग को 10 into 10%, 1 डन। So what is amortization? 1, balancing 3 नहीं 1, रिवर्सल। अच्छा, कल ना असल में जाते जाते टाइम नहीं था, मैंने बात नहीं की थी। जब आप ये फिगर्स लिख रहे हो ना, 10 और 2 को पॉजिटिव ही रखें, कोई मसला नहीं। जब ये सारी फिगर्स पूरी हो जाए ना, अब 2 के साथ डालें नेगेटिव, अब 2 के साथ डालें नेगेटिव। इट इज कैरी डाउन कॉस्ट, इट इज कैरी डाउन अकम्युलेटेड अमोर्टाइजेशन, सो इट इज कैरी डाउन बुक वैल्यू, इट इज कैरी डाउन बुक वैल्यू। और आगे अगर कोई आप इंटेंजिबल बेच दें तो उसमें उसी तरह डिटेल्स ऑफ पीपीई डिस्पोज्ड ऑफ, अगर कोई रिवैल्यू कर लें तो हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन, तो इस पे आता है वैल्यूअर का नाम आता है, वो सब कुछ इस तरह होगा। लेकिन आईएस 38 का कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करा दूं कि आईएस 38 कहता था इंटेंजिबल्स को रिवैल्यू करना मैं पसंद नहीं करता अनलेस कि एक्टिव मार्केट अवेलेबल हो, क्योंकि इंटेंजिबल्स में एक्टिव मार्केट अवेलेबल नहीं होती, बाजार में इंटेंजिबल खरीदे बेचे जाना बड़ा रेयर है। ओके, अच्छा यार, मैं ये रिकमेंड नहीं करता कि साथ साथ फिगर्स पोस्ट करूं, क्योंकि फिगर्स इंशाल्लाह एंड पे पोस्ट करेंगे, लेकिन मेरे पास ना जगह नहीं बचनी, तो इसलिए मैं नोट 1 और 2 ना पूरा मिटा रहा हूं। इस वजह से मजबूरी में जरा फिगर्स साथ उठा रहा हूं। तो फिगर्स मुझे बता दें, नोट 1 की कल आई थी, इधर सीडब्ल्यूआईपी की जगह छोड़नी थी, सर नहीं छोड़ी हो भाई, कुछ नहीं हो जाता यार, सीडब्ल्यूआईपी इधर डाल देना, आएगा बिल्डिंग का। अच्छा, इंटेंजिबल्स 8,
तो अब ये मैं मिटाने लगा, कोई जगह नहीं है। एक एहतियात एग्जामिनर को आपने नोट और वर्किंग्स मिक्स नहीं करनी। इस तरह वर्किंग के लिए मैंने कहा था अगला कोई सफा छोड़ के रखें। हाँ ये जरूर करें आप कि उसे बताएं कि मैं वर्किंग नंबर फलां से ये लेके आया हूं, ये तो उसको जरूर बताएं कि मैंने अमोर्टाइजेशन फलां वर्किंग में किया। चलें जी, हाँ चलेगा, लेकिन थोड़ा डब्बे में ना डालें, थोड़ा बाहर रख लीजिए। अच्छा भाई इधर देखें सारे, अब मैं ये चाहता हूं कि मैं एडजस्टमेंट नंबर 4, 5 और 6 आपको पहले करा दूं ताकि इजी मार्क्स जरा पेपर में गेन हो जाए। ऐसे ही फिर इंशाल्लाह आराम से एडजस्टमेंट नंबर 3 के ऊपर 20-25 मिनट लगने हैं, तो वो इंशाल्लाह लगाएंगे। तो एडजस्टमेंट नंबर 4 आप मुझे बता दें क्या है। माशाल्लाह आपको करंट नॉन करंट चीजें लग तो करनी आती हैं। एडवांसेस गिवन टू सप्लायर को इन्वर्टेड कॉमर्स लगाएं। ऊपर जाके देखें कोई आ रहा है एडवांस गिवन टू सप्लायर, कितना आ रहा है? इसका मतलब हमने क्या लिखा था, राइट होंडा कार्स है, जनरल टायर को एडवांस दिया हुआ है, राइट टू रिसीव टायर्स, 16 मिलियन के टायर लेने का हक है, शुक्र है पैसे दे चुके हैं, राइट टू रिसीव टायर्स। हमारा ईयर एंड 30/15, ये है जी 30/15 का साल। एक साल के अंदर अंदर जो टायर आ जाएंगे वो करंट, और एक साल के बाद जो टायर आएंगे वो जब मर्जी आए वो नॉन करंट। क्लियर? एडवांसेस गिवन टू सप्लायर आर कंसिडर्ड गुड। कंसिडर्ड गुड का मतलब बताएं, यानी अल्लाह का शुक्र है टायर आ जाने हैं, कोई ऐसा शक नहीं है कि वो हमारे पैसे लेके भाग गया। एडवांसेस गिवन टू सप्लायर्स आर कंसिडर्ड गुड, यानी टायर आ जाने हैं, कोई में टेंशन की बात नहीं है। इन एडवांस इंक्लूड 4 मिलियन, टोटल कितने? टोटल 16 है। इंक्लूड 4 पेड फॉर गुड्स। मुझे ये बता दें एडवांस में अगर 4 का एडवांस पड़ा है तो ये कोई एरर या रेक्टिफाइंग एंट्रीज का सवाल है या ये डिस्क्लोजर कोई करवाने लगा? एडवांस में 4 का एडवांस पड़ा है, जो चीजें हमें बेची जाएंगी दिसंबर 16 में, जो चीजें हमें कब बेची जाएंगी? दिसंबर 16 में। हम खड़े हैं यहां, 4 मिलियन की चीजें हमें यहां बेची जाएंगी, तो 4 मिलियन के टायर इधर आ जाएंगे, तो बैलेंस, अच्छा टोटल यहां खड़े हुए हैं कितना बैलेंस? तीनों खिलौंदा शौक सी, पहले 16 तैयार रहने दे। इधर 16 के टायर आने की उम्मीद है, इसमें से 4 के टायर कब आएंगे और बाकी 12 के तो इसी साल के अंदर, एक साल के अंदर अंदर आ जाएंगे। तो ये 16 का कौन सा पोर्शन हो गया? करंट। और ये 16 का 1.5 साल से हमें रेलेवेंट नहीं है, बस साल के बाद आने हैं। तो जो टायर कब आने हैं, बोले हमारे साल में, उनको किधर डाल देंगे और बाकियों को नॉन करंट। तो हमारे साल नहीं आने भाईजान, हमारे साल के बाद एक साल के अंदर अंदर आने हैं, उनको किधर डालेंगे और बाकियों को। तो अभी कोई नोट करने की जरूरत नहीं है, बस ऊपर जाके आप लिख लें 16 के 2 हिस्से करने हैं तोड़ के। जब सवाल का फेस बनेगा तो मैं याद करा दीजिएगा कितने हिस्से करने हैं जिसके तोड़ के 2, 1, 4 को नॉन करंट में डालना है, बल्कि साइड पे लिख लेते हैं 4 को नॉन करंट और 12 को करंट में डालना। 16 में एरर कोई नहीं है। हाँ हम 31/15 को नहीं खड़े माय डियर, हम 30/15 को खड़े हैं। 1.5 साल बाद 4 मिलियन के टायर आने हैं, तो बाकी इंशाल्लाह इसी साल आ जाएंगे, एक साल के अंदर अंदर। कैश एट बैंक इन सेविंग अकाउंट कैरी इंटरेस्ट रेंजिंग फ्रॉम 3 to 7%। इंटरेस्ट की रेंज दे दी है या इंटरेस्ट दे दिया है? इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा या कोई लाइन लिख देंगे इतना इंटरेस्ट है? तो कैश एंड बैंक के नोट में लाइन लिख देंगे, तो इधर लिख लें बस कैश एंड बैंक का नोट बनाते हुए मुझे याद करा दीजिएगा, ठीक है। एक ये तरीका होता है पेपर में, एक और भी तरीका होता है, वो सुन लें। यहां पे छोटा सा आके लिख लें, इसकी दुम एक बनानी है जो किस एडजस्टमेंट में है? एडजस्टमेंट नंबर 5 में। यहां से लिंक कर लें, ये आसान हो जाएगा, एडजस्टमेंट करते हुए याद रहेगा। 3 to 7% का मतलब है मैंने जो बैंक में पैसे रखवाए हैं, कभी 3% इंटरेस्ट मिल रहा है, किसी महीने 4 दे रहा है, किसी महीने 5 दे रहा है, वो चेंज कर रहा है रेट को। तो बस हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट अब करना है या यूजर को बताना है कितने % इंटरेस्ट मिल रहा है। नेक्स्ट, ऑथराइज शेयर कैपिटल कितने हैं?
भाईजान ये ट्रायल पे नहीं आ रहा, ट्रायल पे 500 से बहुत कम आ रहा होगा, ट्रायल पे तो सिर्फ 400 आ रहा है। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल कितने हैं? 500 रुपीज 500 या क्वांटिटी 500? रुपीज 500 क्वांटिटी, मिक्स ना कर दीजिएगा, रुपीज 500 इधर ले आएगा, अगर क्वांटिटी होती तो इधर आता। तो रुपीज 500 मिलियन, क्या कोई बता सकता है कितने शेयर्स होंगे? 50 मिलियन शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। डन। चलो भाई, अल्लाह का शुक्र है काफी ज्यादा टाइम बच गया है, तो पॉइंट 3 को आराम से करें। 4 क्या था? करंट नॉन करंट की बाइफर्केशन। 5 कोई रेक्टिफाइंग इंटरेस्ट का सवाल ही नहीं है। पोस्ट क्लोजिंग का मतलब है इंटरेस्ट इंटरेस्ट सारे निकल चुके हैं, एक रेंज देनी थी हमने। और पॉइंट 6 का मतलब क्या है? ऑथराइज शेयर कैपिटल बस बताना था फेस पे। अच्छा, हाँ भाई ये बता रहे हैं कि ये समझ नहीं आती किसकी दुम बनानी है किसकी नहीं बनानी। तो मोहतरम ये जो डिस्क्लोजर्स हैं P&L के कितने हैं? 6 हैं। P&L के 6 डिस्क्लोजर हैं, वो 6 डिस्क्लोजर हमने पढ़ लिए हैं। इसी तरह ये डिस्क्लोजर मुझे आज बनाने दें, फिर कहीं पढ़ भी लेंगे। हमने पहले फिक्स का सवाल किया था, फिक्स के सवाल में ऑडिटर रेम्यूनरेशन का आपने डिस्क्लोजर बना दिया। अब आपको पता नहीं किसका बनाना होता है किसका नहीं बनाना होता, तो फिर हमने 6 लिस्ट पढ़ी के इन 6 चीजों के बनाने होते हैं। तो ये भी पढ़ें, बैलेंस शीट के डिस्क्लोजर्स कौन कौन से बनाने हैं, इसमें हमें 2 दिन लग रहे हैं। अभी तो हमने ये 4 चीजें कहीं जाके देखनी है कि इनके डिस्क्लोजर क्यों बना रहे हैं हम। ओके, तो पहले बनाना सीख लें, क्योंकि पहले पढ़ें और फिर बनाएं वो मेरे ख्याल से ज्यादा मुश्किल अप्रोच है। पहले चीज को बना लें फिर कहीं पढ़ लें तो पता अच्छा यार ये उस तरह किया था। तो अभी सिर्फ करना देखें चीजों को। पॉइंट 3, और यार ना चीजों को हवा ना बनाया करें खुदा के लिए। आप जैसे लोग पिछली दफा पढ़े और पास हो के आए कैप के अंदर, किसी भी चीज को हवा ना बनाया करें। 50% ऑफ डेटर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इजी हो जाए। 50% ऑफ डेटर भाईजान अंडरलाइन कर लिया करें या इन्वर्टेड कॉमर्स लगा लिया करें। किस फिगर की बात हो रही है? किस फिगर की बात हो रही है? 60 की बात हो रही है। 50% ऑफ डेटर वर कंसिडर्ड सिक्योर्ड एंड कंसिडर्ड गुड। 50% ऑफ डेटर वर कंसिडर्ड सिक्योर्ड एंड गुड। भाई सिक्योर्ड हमेशा ही गुड होता है। सिक्योर्ड का मतलब होता है डेटर से हमने कुछ सिक्योरिटी ली हुई है, तो भाग भी गया तो सिक्योरिटी भेज देंगे। तो सिक्योर्ड गुड का क्या मतलब है? सिक्योरिटी ली हुई है। और गुड का क्या मतलब है? अच्छा बताएं, हिम्मत करें। डेटर कितने नजर आ रहे हैं ट्रायल में? 60। 50% आर कितना बनेगा 50 कैलकुलेटर के बगैर? 30 की खासियत बताएं। कंसिडर्ड गुड एंड सिक्योर्ड। डन। क्या अगला फिक्रा पढ़े बगैर मैं कह सकता हूं कि बाकी 50% से सिक्योरिटी नहीं ली हुई? ठीक है, तो अगला फिक्रा नहीं, वाले फिक्रे को बार बार पढ़ना है। 50% वर सिक्योर्ड, इट मींस रिमेनिंग 50 वर अनसिक्योर्ड। बनाते रहे। व्हाट डज इट मीन? येलो वाला फिक्रा भी मैंने पढ़ा है। रिमेनिंग 50, रिमेनिंग इसलिए कि सवाल ने नहीं बताया रिमेनिंग 50 के बारे में, इंप्लाइड सी बात है। रिमेनिंग 50 कितने रुपीस बनेंगे? 30। ये कौन है? अनसिक्योर्ड। चलें यहां तक नोट कर लें, सफे के एंड पे जगह है दूसरे सफे पे। ये ट्री पेपर में नहीं बनाना, समझने के लिए बनाएं। $60 मिलियन में से 30 मिलियन रुपए जो है वो स्टूडेंट्स ने राइस को सिक्योरिटी रखवा दी है। हमारे कैलकुलेटर रख रहे हैं, बैग रख रहे हैं, मोबाइल रख रहे हैं, फीस हम लेके भागे। और बाकी डेटर जो है वो कहते हैं भाईजान हम पढ़ ही लें, बड़ी बात है आके हमने सिक्योरिटी क्या रखवानी है। हमारा आना ही काफी है आपके लिए। अच्छा भाईजान आप बता दें प्रोविजन का पंगा किन पे डालें? अब अनसिक्योर्ड लेके भागेंगे या सिक्योर्ड? अनसिक्योर्ड ही लेके भाग सकते हैं, सिक्योर्ड लेके भाग ही नहीं सकते। इतनी सी लाइन का मतलब बताएं। 10% ऑफ अनसिक्योर्ड। ओए मेरे डियर अनसिक्योर्ड दे तो दे मुझे। कहते मैं दे नहीं रहा तुझे अनसिक्योर्ड, लेकिन 10% ऑफ अनसिक्योर्ड वो तो हमें पहले ही पता चल गया था। व्हेन 50 आर सिक्योर्ड इट मींस इट इज इंप्लाइड दैट आधों ने सिक्योरिटी जमा करा दी है। इसका क्या मतलब है? आधों ने सिक्योरिटी जमा, तो अनसिक्योर्ड का 10% तो वो लेगा ना जो अनसिक्योर्ड निकाल के पहले से बैठा होगा। तो मैं देखें बैठा हुआ हूं पहले से, मैं तो अनसिक्योर्ड पहले से निकाल के बैठा हुआ हूं, उसका 10% के बारे में शक है के पैसे लेके भाग जाएंगे। एक बात याद रखिएगा, अनसिक्योर्ड जो होते हैं ना, ऐसा नहीं होता हमेशा पैसे लेके ही भागें। आप जितने स्टूडेंट्स कॉलेज में बैठे हुए हैं, आप सारे ही अनसिक्योर्ड हैं कॉलेज के लिए। मेरा नहीं ख्याल कोई बंदा भी सिक्योरिटी जमा कराता है, सारे ही अनसिक्योर्ड हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सारे पैसे ही लेके भाग जाते हैं, उसमें से बहुत कम जो है वो बेचारे को मजबूरी बन जाती है। मैं भागने की बात नहीं कर रहा, आप नहीं भाग सकते हो, मजबूरी बन। अच्छा ठीक है,
लेकिन कुछ गड़बड़ भी पता चलती है। अब्बू से पैसे ले लिए थे, ये भी कुछ केसेस आते हैं। ये बंदे जो है ना, ये नहीं सही होते। अब्बू से फीस ले लेते हैं। अच्छा, और 10% ऑफ, बोले 10% ऑफ अनसिक्योर्ड डेटर वर कंसिडर्ड डाउटफुल। 10% ऑफ अनसिक्योर्ड और डाउटफुल। चलें जी, आगे दो हिस्से करें इसके। 27 और 10% और ये कोई FAR 2 की बातें नहीं हो रही, मैथमेटिकल सी बातें हो रही हैं। इसके साथ क्या लफ्ज लिखूं, इसके साथ क्या लफ्ज लिखूं? इसके साथ डाउटफुल लिख दूं तो उसके साथ फिर गुड लिख दें। क्या करें, इंशाल्लाह दे ही जाएंगे ना, तो अंदाजा ही लगा सकते हैं ना। डाउटफुल असल में ना ये बैड डेट एक्चुअल नहीं है, ये एक अंदाजा होता है। ये फिर इसमें से जितने अगले साल भागेंगे ना, वो पता चलेगा एक्चुअल बैड डेट कितने हैं। तो असल में ना वो जो आप डेटर के ऊपर रेट लगाते थे ना, डेटर के ऊपर, तो ये 30 के ऊपर 10% प्रोविजन का रेट असल में लगा है, तो जवाब 3 आया। तो 30 के ऊपर। और शायद इंट्रो की किताब में मुझे ज्यादा 1-2 सवाल ऐसे थे, कभी इंट्रो की किताब में मैक्सिमम सवाल तो ऐसे थे जिसमें डायरेक्ट 60 के ऊपर रेट लगता था प्रोविजन का। इंट्रो की किताब में मैक्सिमम सवाल ऐसे थे कि ट्रायल में डेटर नजर आ रहे होते थे, डेटर पकड़ के टीचर कहते थे इन पे 10% लगा दें। 1 या 2 सवाल इंट्रो की किताब में ऐसे भी थे जिसमें इसने बताया हुआ था कि कुछ ने सिक्योरिटी दे दी है, तो अब जिन्होंने सिक्योरिटी दे दी उन पे प्रोविजन का रेट लगाने की कोई तुक नहीं बनती। प्रोविजन का रेट किस पे लगाएं? और याद रखिएगा ये ट्रायल से उठाए हैं, ये कैरी डाउन डेटर है। कैरी डाउन डेटर में से 30 ऐसे हैं जिन्होंने सिक्योरिटी, उसमें से 10% लेके भागने का डर है। सारे लोग नहीं दुनिया में पैसे लेके भागते हैं, उनमें से 10% लेके भागने का डर है। ये भाईजान कैरी डाउन है, ये मैं किसी और मार्कर से लिख दूं ब्लू से, ये कैरी डाउन है डेटर का, और ये कैरी डाउन है, क्योंकि कैरी डाउन से खेलेंगे, एज ऑन से खेलेंगे तो एज ऑन ही आएगा। जब टीटीडी एज ऑन था तो वो डीटीएल भी एज ऑन देता था, तो जब डेटर एज ऑन है तो वो प्रोविजन भी एज ऑन देगा। ये ना कहिएगा फॉर द ईयर दे देगा, तो एज ऑन से खेल के एज ऑन चीजें ही आती हैं। डन? क्या अब मैं ये कह सकता हूं कि 60 का ये ब्रेकअप है? क्या मैं कह सकता हूं 60 का ये ब्रेकअप है? इस ब्रेकअप को आपने इन नामों के साथ शो कर देना है, बस इस ब्रेकअप को इन नामों के साथ शो कर देना है। अब पुराना तरीका होता था डेटर 60, नया तरीका क्या होगा? 3 लाइनें में डालूंगा। डेटर गुड सिक्योर 30, अगला बोलें डेटर गुड सिक्योर 30, अगला नाम डेटर अनसिक्योर्ड गुड 27, और डेटर अनसिक्योर्ड डाउटफुल 3। -3 अभी ना कराएं, मुझे 60 का पहले ब्रेकअप बता दें। क्या 60 का ब्रेकअप है? 30 + 27 + 3। तो पहले ये 3 लाइनें लिखें, उसके बाद फिर मैं अगली बात करता हूं। अच्छा, ट्रायल से आपने क्या उठाया? 60। ट्रायल से क्या उठाया? 60। तो 60 सिर्फ एक ही दफा नजर आ सकता है, डबल एंट्री नहीं होनी इसकी। जो चीज ट्रायल में आ रही है वो कितनी दफा नजर आ सकती है? तो इसका ब्रेकअप लिखते हैं सब। अच्छा, ये नोट अब कौन सा बनेगा? CWIP चलते चलते स्टॉक का नोट नहीं बनाना हमने, स्टॉक में कोई ऐसा डेटा नहीं है, सारा सवाल पढ़ लिया है। ट्रेड डेट का नोट बनाना है, नोट नंबर 3। CWIP का नोट नहीं बनाना, वो तो एज इट इज लिख देनी है बस फिगर। ट्रेड डेट्स, चलें जी। डेटर्स गुड सिक्योर्ड, सिक्योर्ड, और सिक्योर्ड हमेशा क्या होते हैं? गुड। कितना? 30। आगे क्या? डेटर अनसिक्योर्ड, डेटर अनसिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड में गुड देखते जाइएगा। अनसिक्योर्ड में गुड 27, अनसिक्योर्ड में डाउटफुल, अनसिक्योर्ड ही अच्छे बुरे हो सकते हैं ना, ये सारे तो अच्छे ही अच्छे हैं। डाउटफुल 3, सब टोटल करना चाहें बेहतर है 30, और ये सर ये क्या किया आपने? वो ट्रायल वाली फिगर यहां आके, बस ठीक है ना यार, ट्रायल से एक ही दफा 60 उठाना था, मैंने उठा लिया। अब ट्रायल से मैंने क्या उठा लिया? 60 बस, और 60 का क्या कर दिया? ब्रेकअप। किस एतबार से ब्रेकअप? अच्छे बुरे, अच्छे बुरे के एतबार से मैंने 60 का ब्रेकअप कर दिया। तो डिस्क्लोजर के सवाल में कोई रेक्टिफाइंग एंट्रीज करनी होती हैं या ट्रायल वाली फिगर्स को बेटर प्रेजेंट करना होता है? अच्छा, इन लोगों के बारे में क्यों नहीं टेंशन? अब पैसे दे जाएंगे क्योंकि सिक्योरिटी रखवाई हुई है। इनमें से इंशाल्लाह सारे नहीं भागेंगे,
शायद 10% भाग जाएं, बाकी पैसे इंशाल्लाह दे जाएंगे, लेकिन टोटल डेटर कितने हैं हमारे 60 के। क्लियर? ओके। अब मोहतरम जी, मोहतरम अनसिक्योर्ड पे क्या? हाँ, यही तो मैंने कहा था, अनसिक्योर्ड और गुड। मुझे बताएं, कॉलेज की बात करें, कॉलेज कई सालों से चल रहा है, मुझे बताएं कॉलेज कई सालों से चल रहा है, क्या सारे के सारे स्टूडेंट्स सिक्योरिटी देते हैं? एक भी नहीं देता, सारे अनसिक्योर्ड है। लेकिन मेरा ये सारे अनसिक्योर्ड है। अनसिक्योर्ड का मतलब होता है एक भी स्टूडेंट से कॉलेज सिक्योरिटी नहीं, लेकिन मैं अपना तजर्बा बता रहा हूं, मेरे ख्याल से प्रिंसिपल साहब से पूछ लें, 80-90% फीस क्लास की रिकवर हो जाती है। तो यार अनसिक्योर्ड तो गुड होते हैं, अनसिक्योर्ड ने गुड क्यों नहीं होना? दुनिया में तो चल रही है, लोगों के कारोबार चल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है दुनिया में अनसिक्योर्ड पैसे लेके भाग जाते हैं। अनसिक्योर्ड का मतलब होता है सिक्योरिटी नहीं ली, पैसे देंगे इंशाल्लाह ये लोग। इधर आओ, मैंने ट्रायल से क्या उठा लिया? 60। मेरी बला से इसका ब्रेकअप क्या है? मुझे सवाल हुक्म दे रहा था ट्रायल से कितना उठाओ, मैं 1 रुपया ना ऊपर ना नीचे उठा सकता था, मैंने कितना उठा लिया? 60 को मैंने येलो में इसलिए सिग्नल दे दिया है कि 60 में उठा चुका हूं। अब ट्रायल कह रहे 3 भी उठाओ, अब मैं ये बोंगी नहीं मारूंगा, मैंने ऊपर उठाया हुआ है, इसकी लॉजिक अभी आपको बताऊंगा। मैं ये बोंगी नहीं मारूंगा, भाईजान 3 तो मैंने ऊपर उठा के डाला हुआ है, अब क्यों माइनस करूं? ना ना ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस होगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस, ये कैरी डाउन हैं सारे, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 3। कितना आगे डेटर नेट? बैलेंस शीट के फेस पे कितने जाएंगे? 57। अब मेजॉरिटी बच्चे यही सवाल पूछते हैं कि सर ये क्या मतलब 3 ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है, ये हो क्या रहा है? एक सादा सी बात, इसको छोड़ें, 3 ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है, इस बात को छोड़ें, सादा सी बात मुझे बताएं, नोट अभी करने। एक एसेट है 100 रुपए, ये अभी डेप्रिशिएट हुआ है 20, इसी 100 को 20 रुपए डेप्रिशिएट किया ना, तो अब अगर कहीं ऊपर 100 भी आ रहे हैं नीचे 20 भी आ रहे हैं, इसी 100 वाले पड़े हुए 20 को आपने डेप्रिशिएट कर दिया, तो ये 80 हो गया, तो ये क्या चक्कर है? ऊपर भी 20 आ रहे हैं नीचे भी 20 आ रहे हैं। ओ भाई, आता है ग्रॉस होती है ये चीज, और इसमें से दोबारा 20 माइनस कर देते हैं तो नेट आ जाती है। और कभी कभी तो आपको पता है यहां तक बात पहुंचती है कि एसेट फुली डेप्रिशिएट हो जाते हैं। अब ये कहीं ऊपर भी 100 आ रहे हैं नीचे भी 100 आ रहे हैं, हाँ भाई प्रेजेंटेशन यूजर को शो करें, ऊपर भी 100 आ रहे हैं नीचे भी 100 आ रहा है, ये बोंगी नहीं है, ऊपर भी 100 आ रहे हैं नीचे भी 100 आ रहे हैं। जो एसेट बिजनेस में फुली डेप्रिशिएट हो गया है तो उसकी कॉस्ट भी होगी, और वो सारी की सारी क्या हो चुकी होगी? डेप्रिशिएट हो चुकी होगी। क्लियर? तो 100 की कॉस्ट ही ये 100 नजर आ रही है नीचे, लेकिन अब एसेट की बुक वैल्यू कितनी है? 0। तो भाईजन ये ना ग्रॉस डेटर होते हैं, यानी 60 में ये लोग थे। आप बता दें कौन से लोगों ने पैसे नहीं देने? अभी तो मैंने सिर्फ ब्रेकअप बनाया कि 60 में से 30 तो दे जाएंगे, 27 भी दे जाएंगे, 3 नहीं देके जाएंगे, इसे 60 का ब्रेकअप बन गया। अब बताएं मुझे मैं इसमें से कितने माइनस कर दूं? 3 माइनस कर दूं। एक्सपेंस फॉर द ईयर नहीं है ये कैरी डाउन है। ये क्या है? एक्सपेंस फॉर द ईयर अलग से, वो मैं बताऊंगा। भजन ट्रायल में क्या दिए होते हैं? कैरी डाउन्स। कैसे पता चला कैरी डाउन्स हैं? पोस्ट क्लोजिंग फाइल। हाँ, ये जरा आसान हो जाएगा अगर आप ये कर लें। नहीं, कुछ ट्रायल्स नहीं होंगे अभी, पहली क्लास, शुरू वाली क्लास है, इतनी जल्दी ना करो। 30, 27 और 3 यार जैसे फिक्स्ड एसेट हो। अब ये एक बात आपसे पूछने चले मजे की, यही हो गई। ये जो फर्नीचर है 27 है, इसी 27 में से 8 डेप्रिशिएट हुआ है ना। अब ये तो नहीं कहेंगे 8 रुपए इसमें भी पड़े हुए हैं और 8 रुपए आपने कम डिडक्शन के तौर पे माइनस भी कर दिया। ये क्या कर रहे हैं? डबल क्यों कर रहे हैं? डबल नहीं हो रहा होता, असल में एसेट को नेट कर रहे होते हैं हम। तो इसी तरह 60 में क्या क्या पड़ा हुआ है बोले? 30, 27 और 3 माइनस अब कितना करना है? 3। ये नोट कर लें, 30, 27 और 3, इसमें से 3 माइनस कर लें तो लेस। अब एक काम आपने जरूर करना है, वो ये करें कि अपने समझने के लिए लिख लें कि ट्रायल से मैंने शुक्र है 60 भी उठा लिया है, ट्रायल से मैंने शुक्र है 3 भी उठा लिया है। मेरी बैलेंस शीट आप टैली करेंगे। ट्रायल वाली फिगर मैंने कितनी दफा उठानी होती है? एक दफा। ट्रायल का 60 भी आ गया, ट्रायल का 3 भी आ गया, ये हो गया 57। हाँ, वो 100% सेम आएंगे हम हमेशा। इधर आ जाओ आप भाईजान। ये क्या आपने शुरू कर दिया है? मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं, आप मुझे फॉर द ईयर चीजें देने लग गए हैं। मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं और बीच में कौन सी चीजें आना शुरू हो गई हैं? फॉर द ईयर। अब आपने IAS 12 पढ़ा हुआ है? IAS 12 पढ़ा हुआ है? जरा टी काउंट ट्राई करें, बन सकते हैं आपसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का टी काउंट जरा बनाएं। मैं बैलेंस शीट बनाने बैठा था, बीच में मुझे कौन सी फिगरें देने लग गया? फॉर द। अच्छा पहले ये बताएं, ये एंट्रीज हो चुकी होंगी या मैंने करनी होंगी? ये तो नहीं लिखा हुआ बैडेड एक्सपेंस टू बी रिटर्न ऑफ फॉर द ईयर या वाज रिटर्न ऑफ? ये सब हो चुका है क्योंकि ऊपर सवाल में क्या लिखा हुआ है? पोस्ट। फिर ये मुझे क्यों दे रहे हैं?
क्लोजर के लिए, डिस्क्लोजर के लिए। कल वाली क्लास याद है, लैंड बिल्डिंग के कैरी डाउन से शुरू किया था। कल वाली क्लास याद है, लैंड बिल्डिंग के कैरी डाउन से शुरू किया था। तो एक काम मुझे पहले बताएं कि ट्रायल में कैरी डाउन कितना आ रहा है, 3 या 16? चलो भाईजान आज और खुल के बात हो जाए। ये ट्रायल था मेरा, अब सारे कंफर्टेबल हो गए, अल्लाह का शुक्र है। ये ट्रायल था मेरा। इस 60 में से मैंने कहा था 30 सिक्योर्ड है, 27 और 3, ये मैंने कहा था। तो अब बता दें भाईजान, ये 3 तो कैरी डाउन आ रहे हैं। कल किसी को याद है बिल्डिंग का कैरी डाउन यहां इस तरह डब्बा सा बना के लिखा था? पोस्ट क्लोजिंग था ना। कल किसी को याद है बिल्डिंग की कम्युनिकेशन का कैरी डाउन डब्बा सा बना के लिखा था? तो कल भी मैंने कहां से शुरू किया था? कैरी डाउन से। वाई पोस्ट क्लोजिंग। आज भी मैंने ये दोनों चीजें क्या लिखी? अगर आप मुझे कहीं से डेफर्ड टैक्स अकाउंट बना दे तो उसका भी मैं इंशाल्लाह कैरी डाउन ही बनाऊंगा, लेकिन बीडीसीडी का रेट अवेलेबल नहीं है। सारी चीजें मेरी क्या हैं? ट्रायल में पड़ी हुई कैरी डाउन, क्योंकि सवाल में क्या लिखा हुआ है? पोस्ट क्लोजिंग। और अल्लाह का शुक्र सवाल की इंग्लिश में कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज, इस तरह की अंग्रेजियां नहीं उसने डाली नहीं। बैड डेट इज टू बी रिटर्न ऑफ, क्योंकि सब कुछ क्लोज कर चुका है। चलें भाईजान, आप बता दें एक्सपेंस आपको पता है हम डालते थे यहां, और राइट ऑफ डालते थे यहां। कितना? 1.4। बैलेंसिंग बता दें कितना आ रहा है? 3 पॉइंट। इज इट ए वर्किंग और इट इज नोट टाइप चीज? वर्किंग। इसको स्टेटमेंट फॉर्म में मैं डालने लगा हूं। दिस स्टेटमेंट फॉर्म इज कॉल्ड एज नोट। तो डेटर के नोट का फेस बताएं आज, और डेटर के नोट की दुम बताएं। डेटर के नोट का फेस ये है, और डेटर के नोट की दुम 3.1। नोट 3.1 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। आपके समझने के लिए लिख रहा हूं, किस फॉर्म में बनाने लगा हूं? स्टेटमेंट फॉर्म में। किस फॉर्म में बनाने लगा हूं? स्टेटमेंट फॉर्म में। स्टेटमेंट फॉर्म में ये अकाउंट बनवा दें। मुझे बताएं कोई भी अकाउंट जिंदगी में स्टेटमेंट फॉर्म में बनाना हो तो कहां से शुरू करते हैं? ओपनिंग से। फिर ओपनिंग के नीचे वाली चीज को जमा करें, माइनस जमा, और इधर वाली को फिर क्लोजिंग आ जाएगी। तो ये चल रहे। ओपनिंग, बैड डेट एक्सपेंस, बैड डेट, अगर मैं टी काउंट बनाए बगैर ये बना देता ना तो आपने परेशान होना था। लेकिन अब कल वाली बात करूंगा, आप ज्यादा रिलैक्स होंगे। अगर ऊपर देखें, कल भी तो यही किया था, ओपनिंग, एडिशन, डिस्पोजल, क्लोजिंग, और क्लोजिंग पहले लिखा था। कल वाला ही काम कर रहे हैं सारा। पोस्ट क्लोजिंग का मतलब बार बार बताएं, ये सारी फिगर्स क्लोजिंग हैं। अब सवाल कितना खर्चा बता रहे हैं? 1 पॉइंट, रिवर्स चलना पड़ेगा 3.4। स्टेटमेंट फॉर्म में किस अकाउंट को बनाया? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। जिस तरह कल क्या बनाया था? 3 + 1.4 - 1 इज इक्वल टू। यूजर को बता देना कि जो 3 रुपए हैं ये एज ऑन है, उसमें से एक हिस्सा लेके भागे हैं, सॉरी 1.4 हिस्सा लेके भागे हैं, और पिछले साल ये अंदाजा था लेके भागेंगे। भाई यूजर को बताना है ये कौन सा अकाउंट हमने स्टेटमेंट फॉर्म में बनाया है? प्रोविजन। ओहो ओहो, इधर से तो देख लो ना यार। नोट 3 पॉइंट्स। जी भाई बोलो। ये नहीं है। दस मिनट बच गए हैं, बट ट्रायल की फिगर्स उठा के डाल दें। अब भाईजान ये एक ही सवाल है, इस तरह के सवाल हम करेंगे, इस तरह के सवाल करेंगे। तो पहली दफा चीजें आई हैं, इंशाल्लाह थोड़ी थोड़ी अभी समझ आई हैं, आगे फिर रिवाइज करेंगे। जी भाई आप खड़े हो जाए। आप समझ आ रहे हैं? बैठ जाए। अच्छा चलें जी, ट्रायल के मुंह पे आ जाए भाईजान। क्लब करना है कैश एट बैंक और कैश एट करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट को क्लब करना है, और 7 पॉइंट नंबर 2 में 5 भी फारिग करते जाएंगे, तो साथ साथ चीजें खत्म करते जाएं। लास्ट क्लास में क्या किया था? पहले एडजस्टमेंट्स की थी, फिर ट्रायल के मुंह पे आए थे। इस क्लास में भी पहले एडजस्टमेंट्स कर ली, आप ट्रायल के फेस के ऊपर आ जाते हैं। इस आप 57 को मुझे लिखवा दें इधर, जो कि मैंने लिख लिया है, ताकि मैं नोट 3 भी मिटा दूं, और मुझे जगह चाहिए। और अब किस लिए जगह चाहिए? अब कौन सा नोट रह गया है? सारी इंफॉर्मेशन तो हमने पढ़ ली है। हाँ, कैश एट बैंक को क्लब करना है, एडवांसेस, डिपॉजिट्स एंड प्रीपेमेंट्स को क्लब करना है, ट्रेड एंड अदर पेबल्स को क्लब करना है। यही चीजें थी मेरे ख्याल से जिनको क्लब करने की जरूरत थी। और किसी डस्टर किधर?
क्या बैलेंस शीट के मुंह पे अलग अलग शो कर दूं या नोट में डाल दें? नोट की कोई दुम अवेलेबल है? चलें, नोट नंबर 4, इसका नाम कैश एंड फिगर्स बता। कैश एट बैंक बोलें, किस अकाउंट में? कैश एट बैंक। यार माने ना माने, ये इंट्रो की क्लास से भी आसान सवाल था अगर डेटर की एडजस्टमेंट ना होती तो। बाकी 60-70% में क्लबिंग थोड़ी सी सीखी है हमने जी। 20 सात पोस्ट करते हैं, एंड पे करना, एंड पे कर दीजिएगा। नोट नंबर 29, इसकी भाईजान ये मैंने 7 बात लिख दी थी, 5वें पॉइंट में इसकी क्या पड़ी हुई है? दुम को एज इट इज उठा लें। कैश एट बैंक इन सेविंग अकाउंट कैरी इंटरेस्ट फ्रॉम 3% टू 7% पर एनम। नोट 4.1 सेविंग अकाउंट। नोट 4.1 कैश एट बैंक इन सेविंग अकाउंट कैरी इंटरेस्ट फ्रॉम 3 to 7% पर एनम जी। स्टॉक कितने हैं? 90, डेटर 60 - 3 जी। स्टॉक बोलें, स्टॉक साथ से लिखते रहो ना बैलेंस शीट के मुंह पे। ये नोट 4 बनाओ जल्दी, कैश एंड बैंक वाला। पहले लिखो, हाँ ठीक है। अच्छा, अगली लाइन एडवांस टू सप्लायर, ये मैंने लाइन मिटा दी थी, अब मैं दोबारा लगा देता हूं। इन चारों को क्लब करना है, लेकिन क्लब करने में एक ध्यान रखना है, 16 में से 4 नॉन करंट में डालने, 12, अब ऊपर देखिएगा, 16 में से 12 करंट में डालने और 4, और एक नोट बनता है, मैंने आपको बताया था, एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्रीपेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स। तो इन सबको चारों को हमने मर्ज करके लेके जाने, लेकिन इसका पूरा 16 नहीं उठाना। इसका कितना उठाने? 12, और बाकी इनका 6, 11 और 4, ये तो सारे करंट एसेट्स हैं बाकी। तो 4 से उठाना शुरू करें, फिर 12 उठवाएं, फिर 6, फिर 11, फिर 4 उठवाएंगे। 4 कहां डालने जी? नॉन करंट एसेट में। इसका नाम बोलें एडवांस टू सप्लायर। यार एक बात लिख दीजिएगा, गुड है, एक लिखा हुआ था गुड है, क्या मतलब? इसके अगेंस्ट टायर आ जानी है, ये नहीं नजर आ रहा कहां गुड लिखा हुआ था? आज के बाद थोड़ा लिखा करें इस तरह की बातें। ऑल एडवांसेस गिवन टू सप्लायर आर गुड। गुड का क्या मतलब है? इंशाल्लाह टायर इसके बदले आ जाएंगे। 4 उठा लिया नॉन करंट में, 12 किधर डालूं? करंट में, लेकिन अब नोट बनाना पड़ेगा क्योंकि ये अलग से शो नहीं करना, ये क्लब करके शो करना है। तो विजुअलाइज करें, कॉस्ट ऑफ सेल को कॉस्ट ऑफ सेल में डाल रहे होते थे, एडमिन को एडमिन में, क्योंकि आदत पड़ी हुई थी FR1 से। अभी आदत नहीं पड़ी हुई तो थोड़ा सा जरा अजीब सा लग रहा है, स्टॉक को अलग रखा, डेटर को, इनको जरा अलग इकट्ठा करना है, आदत पड़ जाएगी, इनको इकट्ठा करना है। तो नोट नंबर 5, इसका नाम एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्रीपेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स जी। एडवांस टू सप्लायर का करंट पोर्शन, कोई होमवर्क नहीं आज। आगे एडवांस टू स्टाफ 6, आगे शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, आगे प्रीपेमेंट्स 4। अब पूरी कॉस्ट ऑफ सेल की 15 लाइनें P&L के मुंह पे आ रही हो तो अजीब लगे, इसी तरह ये चारों चीजें P&L बैलेंस शीट के मुंह पे आ रही हो तो अजीब लगे। तो मुंह पे डाली हैं या नीचे डाल दी हैं? हमने बाजू पे डाल दी हैं नोट्स में। 33 किधर डालें जी? नोट नंबर, कोई नहीं, नंबर आगे पीछे हो गए, 3 इधर, 4 इधर, 5 इधर, कोई मसला नहीं, इंसान ही हम जी। 33। और खुशी की खबर यह है कि अब आगे क्लबिंग भी नहीं है, सिर्फ 1-2 आइटम में क्लबिंग रह गई है, अब सब कुछ आपने मुंह पे डालना है, फेस पे। सेल्स टैक्स रिसीवेबल, कोई क्लबिंग की जरूरत नहीं, 12 का। करंट एसेट्स में डाल दे, कोई नॉन करंट में डालने की जरूरत नहीं, करंट एसेट्स में। भाईजान पीपी नहीं हुआ, 150 में से मैंने चीज बाहर निकाली थी 20 की, तो वो 20 की कहीं चीज डालनी पड़ेगी ना, तो CWIP
CWIP 20। क्या चीज, क्या है कि उसमें क्या बताओगे? थोड़ी अंग्रेजी में लिख के बता दोगे क्या वजह, ये बता सकते हो ना? और क्या बना सकते हो? डेटा अभी तो डेटा ही नहीं है, जो इस साल है वही सारा का सारा। इंटेंजिबल्स हो गए हैं 10 - 2 8। यार बोर ना हो ना, बस सादा सा रह गया, पता चल गया आपको, समझ आ गया। बोर क्यों हो रहे हैं? DTL उठाएं जी 40। अब मैं चक्कर नहीं लगा रहा यार बार बार। DTL कितना, आगे क्या? शॉर्ट टर्म लोन, आगे क्या? ट्रेड एंड अदर पेपर। इधर आपने लाइबिलिटीज को मर्ज करना है। इसका नोट नंबर कौन सा बना लें? 6। क्या चीज? नहीं नहीं नहीं, एक ही दफा। नोट नंबर 6, बोले बोले बोले। ट्रेड एंड अदर पेबल्स जी। अकाउंट्स पेबल 75 और एक्रूड लाइबिलिटीज 82। नोट नंबर CTP फेस पे शो करना है, बहुत बड़ा आइटम होता है बिजनेस का, फेस पे अलग से शो करें। CTP, इसका नाम क्या रखेंगे? प्रोविजन फॉर टैक्स 70। हाँ वो फॉर द ईयर, CT और DT फॉर द ईयर का होता है, ये जोन है। पता नहीं वो क्या होगी, दिखा देना मुझे, सेंड कर देना। इशूड शेयर कैपिटल, सरप्लस और अकोमोलेटेड प्रॉफिट्स मुझे सेंड कर देना जी। भाईजान कितने सरमाया, कितने? तो गेस नहीं करना, कोई तुक्का शुक्का नहीं मारना, सारी बात है। फिर कितने शेयर्स होंगे? 40 मिलियन शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अकोमोलेटेड प्रॉफिट्स 120। असूली तौर पे सब टोटल करने चाहिए, लेकिन ग्रैंड ही करवा दें। 809 खत्म करो।